हेलो एवरीवन, इट्स मी एसआर और आप सभी का पीएलए से अल्केमिस्ट के पहले एपिसोड में स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में यहाँ पे तो तोहफे देखने के लिए मिलते हैं। जितने दूर तुम्हारे यहाँ पे आग वाग जाता है तो उतने दूर यहाँ पे तो खून की नदी बहते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे तो सब कुछ एकदम लाल लाल हो चुका था। और इसी तबाही के बीचों बीच एक बंदे को देखने के लिए मिलते हैं जो कि अभी सोच रहा था कि अभी इंसानियत तो खत्म हो चुका है और जितने दूर यहाँ पे मेरा आग वाग जाता है उतने दूर तो यहाँ पे खून से सना हुआ है। और तभी ना उसे यहाँ पे याद आता है कैसे उसके दोस्तों ने यहाँ पे मरते हुए उससे कहा था कि तुम बंदे यहाँ से भाग जाओ, और कैसे मार्शल गॉड ने मरते हुए कहा था कि तुम भाग जाओ, तुम हम लोग इंसानियत का आखिरी हो, और अगर यहाँ पे तुम भी मर जाते हो तो इंसानियत भी तुम्हारे साथ साथ खत्म हो जाएगा। पर तभी ना यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर को देखने के लिए मिलते हैं। तभी उन्हीं मॉन्स्टर का जो बॉस था वो तो आगे आते हुए कहता है, अरे बच्चे क्या हुआ, तुम अभी यहाँ पे खड़े क्यों हो? वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे फाइट वाइट कर भी सकते हो? तुम्हारा जो मार्शल गॉड था वो तो कब का खत्म हो चुका है। और तभी ना उसी डीमन के बारे में बताया था जिसका नाम था असुरा डीमन एम्परर, और वो उसी इंसान से कहता है कि अरे पील एम्परर तुम कर क्या रहे हो? वैसे भी तुम्हारे पास तो कोई मार्शल आर्ट का की भी नहीं है, तुम्हें क्या लगता है तुम सच में यहाँ पे मेरे साथ फाइट भी कर पाओगे? और ये वाला बात सुनने के बाद अभी हम लोग पील एम्परर तो कहता है कि हाँ उसके पास तो बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट की तरह कोई मार्शल पावर नहीं है, लेकिन वो भी कोई ऐसा वैसा मामूली बंदा नहीं। उसने अपना 1 लाख साल यहाँ पे ना पील बनाते बनाते बिता दिया, इसलिए पूरे दुनिया में ना वो पील एम्परर के नाम से जाना जाता है। लेकिन तभी ना वो सोचता है कि पील एम्परर बनने का फायदा ही क्या हुआ? मैंने अपने आंखों के सामने पूरी इंसानियत को मिटते हुए देखा और अभी मैं उन लोगों को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं पाया। और ये सब कुछ सोचने के बाद क्वीन फैंग तो अपना बनाया हुआ एक पील को निकाल के खा लेते और उसे खाते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे फाइट वाइट नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्वीन फैंग किसी यहाँ पे डरबग चूहे की तरह तो भागने नहीं वाला, मैं तो मरूंगा लेकिन जाते हुए ना मैं बबुआ तुम्हें मेरे साथ ही ले जाऊंगा। और ये कहने के बाद उसके सामने जितने सारे छोटे मोटे डीमन थे ना सबको तो मारते हुए वो जो बड़ा असुरा डीमन एम्परर था उसके ऊपर वो छलांग लगा देता है। और जिसके सामने मार्शल गॉड टिक नहीं पाया उसके सामने हम लोग पील एम्परर क्या ही कर सकता है। और देखते देखते असुरा गॉड तो यहाँ पे हम लोग पील एम्परर का खेला कर देता है खत्म, जहाँ पे तो बेचारा पील एम्परर नीचे गिरते हुए सोच रहा था कि अतीत में ना उसने सच्ची में बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि अतीत में ना हम लोग क्वीन फैंग बबुआ ने तो सिर्फ पील को ही डिफाइन किया था, उसने तो कभी भी सोचा ही नहीं था कि उसे ना यहाँ पे मार्शल आर्ट को भी प्रैक्टिस करना चाहिए था। और अभी यहाँ पे अपने आखिरी सांसों गिनते हुए तो बेचारा सोच रहा था कि अगर मुझे यहाँ पे दूसरा मौका मिलता है ना तो मेरे पास जो पील रिफाइन का नॉलेज है उससे अगर मैं मार्शल आर्ट के साथ मिलाऊंगा ना तो मैं जो हेवन का ऊंचाई है उससे भी यहाँ पे तोड़ पाऊंगा। अरे भाई हम लोग का हीरो जब ये सब कुछ सोच ही रहा था ना तभी उसका जो पेंडेंट था वो तो अचानक से चमकते हुए यहाँ पे टूट जाता है, और जो टूटने के साथ साथ ही ना हम लोग का हीरो तो फिर से यहाँ पे वापस जिंदा हो जाता है। जो जिंदा होने के बाद सोच रहा था अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो थोड़ी देर पहले यहाँ पे मर रहा था। और तभी ना वो आसपास देने के बाद तो कहता है कि अरे देखो तो मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, थोड़ी देर पहले तो मैं बैटल फील्ड में था। और वैसे भी उससे छोड़ो, इस तबाही के बाद यहाँ पे तो पूरा धरती बंजर हो चुका था, ये घर कहाँ से आ गया? तभी ना क्वीन फैंग का नजर जाता है उसके पेंडेंट के ऊपर, जिसे देखते हुए तो कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी ना उसके सिर में तो बहुत जोर का दर्द होता है और इसी दर्द के साथ साथ उसके दिमाग में तो बहुत सारा नया नया याददाश्त भी आने लगता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि अरे देखो तो वो तो फिर से यहाँ पे रिबॉर्न हो चुके हैं, और ऐसा वैसा नहीं, ये तो 10,000 साल पहले आ चुका है, जब ना बेचारे के मंगत ने उसका यहाँ पे डांटियन फांटियन को फोड़ने के बाद उसे तो यहाँ पे क्रिपल बना दिया था। और इसी के साथ हम लोग एक पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कि हम लोग का हीरो तो एक लड़की के साथ यहाँ पे फाइट वाइट कर रहा है, जहाँ पे तो हम लोग का क्वीन फैंग बबुआ कहता है कि तुम तो मेरे मंगत रहो, थोड़े दिन बाद तुम्हारे साथ तो मेरे यहाँ पे शादी भी होने वाला था, और रही बात है टूर्नामेंट का, ये तो एक छोटू सा टूर्नामेंट था, तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकती हो? तभी ना वो लड़की हम लोग के हीरो के यहाँ पे मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि क्या हुआ बबुआ, तुम्हें यहाँ पे गुस्सा गुस्सा आ रहा है? वैसे भी जितने दिन हो सके मैंने तो तुम्हारा फायदा उठा लिया, अरे अभी ना तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। वैसे भी बबुआ तुम तो अभी मेरे काबिल भी नहीं हो, क्योंकि मैं तो अभी जो मोन की इमोर्टल पैलेस है ना उसका डिसेबल भी बन चुकी हूँ, और तुम्हें तो पता है वो 3 बड़े सेक्ट में आता है। और इसी के साथ सिन सेक्ट के प्रेजेंट में आता है जहाँ पर तो हम लोग का हीरो कल्टीवेट करते हुए सोच रहा था कि पिछले वाले जिंदगी के अंदर जब मैं क्रिपल बन चुका था उसके बाद से तो मैं कभी भी कल्टीवेशन भी नहीं किया, लेकिन हाँ मैं पुराने वाला क्वीन फैंग नहीं हूँ, मैं पील एम्परर क्वीन फैंग हूँ, और मेरे पास जो पील फैंग का नॉलेज है अगर उससे मैं मार्शल आर्ट के साथ यूज करूंगा ना तो मेरे सामने डीमन किंग क्या कोई भी टिक नहीं पाएगा। और हाँ इस सब कुछ के लिए ना मुझे तो इसका यहाँ पे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे, लेकिन इस पेंडेंट के वजह से मुझे ये 2 बार चांस मिल चुके हैं, और इस वाले जिंदगी के अंदर ना मैं तो इसका फुल्ली फायदा उठाने वाला हूँ। लेकिन तो मैंने यहाँ पे एक बंदा भागते हुए आते हुए कहता है कि अरे यंग लोड आप यहाँ पे क्या करो, जल्दी करके बाहर तो चलो, बाहर देखो कितना बड़ा यहाँ पे एक मुश्किल आ चुका है। जो सुनने के बाद अभी तो क्वीन फैंग कहता है अरे तुम तो ऐसे कर रहे हो कि मानो बाहर तो डीमन एम्परर आ चुका है। तो बंदा कहता है कि यंग मास्टर मुझे तो पता नहीं है डीमन एम्परर कौन है, लेकिन हाँ
बाहर ना ली फैमिली का जो यंग मास्टर है वो डेमन आ चुका है और वो आने के बाद आपसे मुलाकात करने के लिए जिद कर रहा है। और ये वाला बात सुनने के बाद अभी तो क्वीन फैंग को याद आता है कि हाँ पिछली बार जिंदगी के अंदर भी तो कुछ ऐसा हुआ था लिन फैमिली के साथ। मेरा शादी टूटने के बाद ही सुआन का तो भाई यहाँ पे आया था, जो आने के बाद पता नहीं मुझे यहाँ पे कितने सारे मुश्किल में फैला था और फाइनली जो मेडिसिन वाला मेरा गार्डन था वो तो उसने लेके चला गया। ये सब कुछ याद करने के बाद अभी तो क्वीन फैंग आगे बढ़ा था, लेकिन तभी ना उसका बटलर यहाँ पे कहता है कि अरे मास्टर आपको पता है ना वो बंदा जुबान का बहुत ही तेज है, आप एक काम कीजिए ना मैं उसके साथ जाकर बात करता हूँ, आप यहाँ पे नहीं ठहरिए। लेकिन फैंग तो कहता है अरे बबुआ तुम काहे का टेंशन कर रहे हो, वैसे भी तुम चलो ना, देखो मैं उसके साथ क्या क्या करता हूँ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम लोग लिंग लांग को दिखाते हैं जो कि एक अल्केमिस्ट था और हाँ ये स्वांग का ब्रदर भी था, जो यहाँ पे आते हुए कहता है कि जल्दी करो मुन्ना, जल्दी करके तुम लोग ये जो मेडिसिन गार्डन है ये मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हें तो पता है मेरा सिस्टर अभी मून प्लस को ज्वाइन कर चुका है और अगर तुम ये मुझे ना देते हो तो ये तुम्हारे लिए ना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और फैंग इसका बात को तो इग्नोर करते हुए कहता है अरे देखो तो तुम यहाँ पे आ चुके हो, मुझे पता ही था तुम यहाँ पे आओगे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े एक सिस्कॉन निकलोगे। दूसरी ओर बेचारा लैंग तो समझ नहीं पता ये सिस्कॉन चीज है क्या, और इसलिए वो पूछ बैठते हैं कि अरे बंदे तुम यहाँ पे कहना क्या चाहते हो, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो उसे अच्छे से बताओ ना। लेकिन हम लोग का हीरो तो उसे और एक बार इग्नोर करते हुए कह रहे हैं कि अरे तुम कहने क्या चाहते हो, इस मेडिसिन गार्डन को तुम अपना बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ तुम्हें पता है ना ये मेडिसिन गार्डन मेरे पिताजी ने लिंग फैमिली को गिफ्ट किया था ताकि मेरा और तुम्हारे बहन का ना यहाँ पे शादी वादी हो जाए, लेकिन अभी तो कोई शादी वादी नहीं हो रही, तो इसीलिए ना इस गार्डन के बारे में तुम लोग भूल ही जाओ। लेकिन एक बात तो मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा, तुम ना सच्ची में सिस्कॉन होने के साथ साथ बहुत ही बेशर्म हो, देखो तो कैसे मेरे चीज को अपना बनाने के लिए यहाँ पे मुंह उठा के आ चुके हो। और यहाँ पे ऐसे ऐसे बेइज्जत होते हुए देखने के बाद बाकी सारे बंदे तो बहुत ही मजे के साथ हंसना स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखने के बाद बेचारा लैंग तो सो ही रहा था कि ये बंदा तो इतना बेवकूफ था, ये रातों रात इतना सातिर कैसे बन गया। तभी ना वो तो यहाँ पे अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि बच्चे तुम देखो तो कितना उड़े जा रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है ना उस टूर्नामेंट के अंदर अगर मेरी सिस्टर चाहती तो तुम्हें मार भी सकती थी, अपने पुराने एंगेजमेंट के खातिर उसने ना तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ दिया। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारे अंदर इतू सा बेशर्म नाम का चीज है तो जल्दी जल्दी करके मुझे ये जो गार्डन है ये दे दो। तो हम लोग का हीरो तो उसका और भी यहाँ पे मजाक बनाते हुए कहता है कि अरे देखो तो कौन यहाँ पे शर्म के बारे में बात करे, तुम तो इतना बेशर्म हो जो कि अपने खुद की सिस्टर से प्यार करते हो, वरना इतने अपने सिस्टर के यहाँ पे बड़ा चढ़कर कोई बात भी करता है क्या। और हाँ बस यही सुनने का तो उसे देरी था, ये सुनने के बाद ही ना बंदे का गुस्से का पारा तो यहाँ पे फट जाता है और वो झटपट करके ना क्वीन फैंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। पर बेचारा लैंग ना यहाँ पे भूल गया था कि वो कहाँ पे है, जितने सारे यहाँ पे क्वीन फैमिली के गार्ड थे सब तो आके उसे यहाँ पे पकड़ लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में फंसने के बाद ना बेचारा तो अपने मन में सोच रहा था कि पता नहीं आज सुबह मैं किसका मुंह देख के उठा था। तभी ना फैंग से कहता है कि चलो बबुआ इस बार ना मैं तुम्हें जाने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन बाद में तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी तुम्हें पता है ना यहाँ पे तुम लोगों का जो मेडिसिन डिलीवरी का डेट है वो तो खत्म होने वाला है, एक मंथ के अंदर ही हेडक्वार्टर से बाकी सारे बंदे आने वाले हैं। जो सुनने के बाद फैंग तो यहाँ पे उब्बा से लेते हुए कहते हैं अरे उन लोग को आने दो, वैसे भी ये ना मेरा मैटर है, तुम इसके अंदर ना क्यों घुसा रहे हो। तो लैंग तो यहाँ पे हंसते हुए कहते हैं अरे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला था, मैं कह रहा था कि चलो ना एक छोटा सा बेट करते हैं, अगर तुम एक महीने के अंदर यूजी को जितने सारे स्पिरिचुअल मेडिसिन है वो दे सकते हो तो मैं तुम्हें ना मेरा जो आयरन माइन है वो दे दूंगा। और हाँ अगर तुम यहाँ पे फेल होते हो तो तुम लोग का जो मेडिसिन वाला फील्ड है वो मुझे देना पड़ेगा। और यहीं पर ऐसा वैसा सर सुनने के बाद ना जो बदला था वो तो हंसने लगता है और हंसते हुए सोच रहा था अरे देखो तो इसने क्या समझा, मेरा लॉर्ड थोड़ा सा अकल से पैदल है लेकिन बेवकूफ नहीं है। और ये वाला चीज तो छोटे छोटे बच्चों को भी बताया कि तुम लोग का वो बेकार वाला माइंड ना हम लोग का मेडिकल गार्डन के सामने तो कुछ ही नहीं है। पर तभी ना यहाँ पे सबको चौंकाते हुए हम लोग का हीरो कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारी ये जो शर्त है ना इसके लिए मान जाता हूँ। जो सुनने के बाद अभी बेचारा बटलर का तो आंख बाहर ही निकल जाता है और वो कहता है अरे माय लॉर्ड ये आपने क्या कर दिया। लेकिन दूसरी ओर लैंग ये सुनने के बाद तो बहुत ही खुश होता है और जहाँ पे खुशी में झूमते हुए कहते हैं अरे देखो तो ये हुआ ना कुछ मर्द वाला बात। लेकिन बबुआ एक बात बताओ तुम बाद में से भूल तो नहीं जाओगे ना। तो हम लोग का हीरो तो झटपट करके कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकलते हैं, जिसे बाहर निकलने के बाद दोनों ही इसके ऊपर तो अपना अपना साइन कर देते हैं। और फिर साइन बाइन हो जाने के बाद ना लैंग जब जा रहा था जाते हुए सोचते हैं कि देखो तो ये बंदा ना सच्ची में बहुत ही बेवकूफ है, वैसे भी ये जो मेडिसिन हॉल है ना ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। और इसी के साथ तो फैन से कहते हैं कि बच्चे कुछ दिनों के लिए हो, मेरा जो ये गार्डन है ना इसको अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि मैं कुछ दिनों के बाद इसे लेने के लिए तो जरूर आऊंगा। लेकिन यहाँ पे ना जो बेचारा बदला था वो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद अभी यंग मास्टर से कहता है कि अरे यंग मास्टर आपको पता भी है ना आपने यहाँ पे क्या कर डाला। पर हम लोग को फैंग तो यहाँ पे हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैंने यहाँ पे क्या किया, वैसे भी तुम देखो ना कुछ दिनों के अंदर ये बंदा तो यहाँ पे भागते हुए आएगा और वो तो मुझे बड़े भैया बोलते हुए ना मेरे सामने झुके हुए वो मुझे देगा सलामी। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर तो बेचारा मजे के साथ ना 2 आधे पिल खाने के बाद बैठे बैठे कल्टीवेट कर रहा था। लेकिन तभी ना कल्टीवेट करते वक्त उसके मुंह से तो बहुत सारे यहाँ पे खून आने लगता है, जहाँ पे ना हम लोग का हीरो अपने मुंह से उस ब्लड को पोंछते हुए कहता है कि चलो शुक्रिया हो मेरे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का, जिसे प्रैक्टिस करते करते मेरा जो अभी QI का प्रॉब्लम था वो तो ठीक हो चुका है। लेकिन दूसरी ओर मेरा कल्टीवेशन का लेवल तो QI और ब्लड के 9 लेवल पे गिर चुका है। और इसी के साथ हम लोग कल्टीवेशन के डिलेम के बारे में बताया था, जहाँ पे तो सबसे
सबसे पहले आता है QIN ब्लड रिलम, उसके बाद बॉडी टेम्पर रिलम, ग्रैंड मास्टर रिलम, बॉय रिलम, डिवाइन रिलम और सबसे लास्ट में और सबसे खतरनाक रिलम गॉड रिलम, जहाँ पे पढ़ने के बाद कोई भी बंदा तो इमोर्टल ही बन जाता है। और यहीं पर हम लोग को और भी बताया जाता है हर एक रिलम का यहाँ पे 9 स्टेज होता है। और हम लोग को प्रोटोगनिस्ट को पिछले वाले जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा मिला था जो मिलने के बाद ना वो तो बहुत ही खुश हो चुका था। और वो चीज और कुछ नहीं, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट था। इतने साल जिंदा रहने का कुछ तो फायदा हुआ, जहाँ पे इस आर्ट को जिसने में प्रैक्टिस किया था ना वो तो यहाँ पे गॉड लेवल को भी तोड़ के कहीं और रिलम में पहुंच चुके थे। और एक बार उसका बटलर भागते हुए आते हुए कहता है, अरे एक मास्टर जल्दी करके बाहर चलिए। बाहर देखिए तो और एक बार कुछ यहाँ पे लफड़ा हो चुका है। और इस बार बाहर जाने के बाद उसे पता चला उसका मेडिकल गार्डन के अंदर जितने सारे हार्ड थे ना सब तो यहाँ पे मरने के कगार में पहुंच चुके थे। और आप लोगों को तो पता है हम लोग का क्वीन फैंग पिछले वाली जिंदगी के अंदर पीले पूरा था, और इसलिए ये देखने के बाद वो तो पता कर लेता है ये ना नेचुरल चीज नहीं है, ये तो किसी का किया कराया है। जो समझ जाने के बाद हम लोग का फैंग तो यहाँ पे एक माइंड आर्ट को परफॉर्म करता है, जिस आर्ट का नाम ट्रूथ सीकिंग आई के नाम से जाना जाता है। जिस आर्ट को यूज करने के बाद हम लोग का फैंग तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अरे देखो तो यहाँ पे बहुत सारे खतरनाक स्पिरिचुअल ग्रास आ चुके हैं। और ये सब कुछ देने के बाद फैंग तो समझ जाता है कि ये ना किसका किया कराया है। और ये समझने के बाद हंसते हुए कहते हैं, अरे बबुआ तुम्हें पता भी नहीं है तुमने ना यहाँ पे मेरा नुकसान करने के चक्कर में कितना अच्छा काम कर दिया। और इसी के साथ 1 महीने बाद का सीन दिखाया था, जहाँ पे लैंग के साथ साथ तो हेडक्वार्टर से एक बंदा स्पिरिचुअल हेल्प लेने के लिए यहाँ पे आ चुका था। जिन्हें यहाँ पे आते हुए देखने के बाद बेचारा बटलर तो आगे जाकर झुकते हुए कह रहे, अरे माय लॉर्ड यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिए, वैसे भी मेरा यंग लॉर्ड अभी आने वाला है। तो बिना उसके पीछे से तो एक आवाज आता है जो कहता है, अरे देखो तो आजकल तो तुम सबके सामने झुके जा रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने ही झुकना है। और यहीं पर हम लोग को पता है ये बंदा तो और कोई नहीं हम लोग का क्वीन फैंग। और यहीं पर फैंग को आगे आते हुए देने के बाद लैंग तो कहते थे, अरे देखो तो बंदा है तुम्हारी हिम्मत का दाद देना पड़ेगा, तुम यूजी को देने के बाद भी यहाँ पे खड़े हो, उसके ऊपर मजाक कर रहे हो। और यहीं पे ना लैंग के भड़काने पे वो बंदा तो कहता है, अरे तुम यहाँ पे क्या करो, तुमने सुना नहीं लैंग ने क्या कहा, जल्दी करके मेरे सामने झुक जाओ। लॉर्ड यूजी के ऐसा बात सुनने के बाद दो भी बटलर डर जाते हैं और डरते हुए कहते हैं, अरे यंग लॉर्ड आप खड़े खड़े क्या करो, जल्दी करके मेरे साथ आके यहाँ पे झुक जाओ ना, वैसे भी थोड़ा झुकने से क्या होता है। पर इसके रिप्लाई देते हुए हम लोग का हीरो तो कहता है कि इसके सामने मैं झुकूंगा, ये तो मेरे उसके काबिल भी नहीं है। और इसी के साथ साथ वो तो इससे यहाँ पे मिडिल फिंगर भी दिखाना स्टार्ट कर देता है। क्वीन फैंग को ऐसे यहाँ पे उंगली दिखाते हुए देखने के बाद लैंग और यूजी तो बहुत ही गुस्सा होता है, लेकिन दूसरे और बेचारा बटलर तो सो ही रहा था। अरे यंग लॉर्ड आप यहाँ पे कर क्या रहे हो। पर फैंग प्रोटोगनिस्ट है, ओए तू मैं कहाँ साथ बैठने वाला था, वो तो कह देता है कि तुम यहाँ पे आए हो एक अच्छे कुत्ते की तरह अपना काम निपटो और चले जाओ, वैसे भी मेरे सामने ना तुम्हारा तो कोई कीमत भी नहीं है, तुम्हें यहाँ पे मेरे सामने आके झुकना चाहिए। और अभी ये वाला बात सुनने के बाद ना बेचारे बटलर के मुंह से उसका सोल ही बाहर निकल जाता है, जहाँ पे वो सोच रहा था कि सच्ची में आज ना यंग लॉर्ड को कोई भी बचा नहीं सकता। दूसरे और यूजी तो यहाँ पे गुस्से के साथ कहते हैं, अरे तुम्हें क्या लगता है कोई भी यहाँ पे अगर स्ट्रॉ हैट पहन ले तो वो लूफी बन जाता है। तो हम लोग का हीरो कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं लूफी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि तुम ना वही हो जो कि हर एक मनवा में होता है था, रेड विलेन जो कि हर एक मनवा के पहले चैप्टर में ही मर जाते हैं। जो सुनने के बाद अभी यूजी ना बहुत ही गुस्सा होता है, जहाँ पे गुस्से के साथ कहता है कि बच्चे आई दो मैं तुम्हारे सर को काटने वाला हूँ, अगर तुम अपने सर को बचाना चाहते हो तो जल्दी करो, जो यहाँ पे मेडिकल हेल्प देने का तुम्हारा वादा है ना उसे यहाँ पे दुगना कर रहा हूँ, जल्दी करके यहाँ पे दुगना दे दो। जहाँ पे तो ये सब कुछ देने के बाद ना बेचारा बटलर तो सोच रहा था कि हम लोग के पास ना इतना भी मेडिकल हेल्प नहीं है और अभी दुगना कहाँ से लेके आऊँ। और यहीं पर ही हम लोग को पता है सब कुछ के पीछे ना हम लोग को भरे से भरे लैंग का याद है, जिसने ये सब कुछ जोड़ने के लिए ना यूजी को दारू के साथ साथ बहुत सारे पैसा भी खिलाया था। जहाँ पे तो ये सब कुछ देने के बाद अभी लैंग सोच रहा था कि तुम्हारे गार्डियन के अंदर ना इतना भी स्पिरिचुअल हार्प नहीं है, क्योंकि तुमने वहाँ पे लगाया था स्पिरिचुअल हार्प और मेरे वाले बंदे ने वहाँ पे क्या लगाया पता है, खतरनाक हार्प। और इसी के साथ बाकी सारे बंदे तो मेडिकल फील्ड में आ जाते हैं, जहाँ पे आने के बाद ना लैंग तो देखते हैं कि हाँ यहाँ पे तो बाकी सारे जितने भी पौधे हैं ना सब तो एकदम मर चुके हैं। और जो देखने के बाद ना लैंग तो ये हंसते हुए कहते हैं, अरे देखो तो मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम तो ये पूरा नहीं कर पाओगे, अरे जल्दी करो अभी जल्दी करके तुम लोग जो फील्ड है ना उसे मुझे दे दो। और इसी के साथ साथ यूज भी अपने तलवार को ना क्वीन फैंग की तरफ तो कर देते हैं, लेकिन तभी ना क्वीन उसके यहाँ पे तलवार को रुकाते हुए कहते हैं कि अरे तुम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हो, वैसे भी मुझे तो पता है यहाँ पे कचरे को कचरा ही दिखते हैं, तो थोड़ा सा आगे तो देखो, आगे तुमको ना बाकी सारा चीज देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पे आगे देखने के बाद सब तो यहाँ पे चौंक जाते हैं, खास करके उसका बटलर, क्योंकि उसके बटलर को तो पता है यहाँ पे क्या हुआ। और यहाँ पे ना सिर्फ जितने सारे मेडिकल हेल्प थे वो अच्छे थे, बल्कि ये ना सच्ची में बहुत ही तंदुरुस्त थे। और ऐसा सीन देखने के बाद तीनों के तीनों तो झटका खा जाते हैं। जहाँ पे तो लैंग सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मेरा जो प्लान था वो तो एकदम फुल टू प्रूफ था, ये फेल कैसे हो सकता है। दूसरे और यूजी लाल तो नीचे गिर गया था, जहाँ पे नीचे गिरते हुए वो सोच रहा था ये कैसे हो सकता है, ये सब के सब तो एकदम टॉप ग्रेड की चीज है,
ये बाजार में मिलने वाली चीज से तो 5 गुना बेहतर है। और अभी वो बटलर तो यहाँ पे चैन का सांस लेता है, जहाँ पे वो कहता है कि मास्टर आप ये कैसे किया, क्या आप कोई जादू वादू जानते हो। जहाँ पे तो लैंग से और रुका नहीं था, वो पूछ ही लेता है कि जल्दी करके बताओ बंदे, तुमने ऐसे कैसे किया, ये होना तो एकदम नामुमकिन है। तो हम लोग का हीरो यहाँ पे अपने मन में ही सोचता है कि तुम्हें बच्चे पता नहीं कि तुमने जिस ग्रास को यहाँ पे छोड़ा था ना, वो कितने वैल्यूएबल है। उसके अंदर जो यंग नेचर है ना, जिसके चलते हम बाकी सारे स्पिरिचुअल हार्ट तो यहाँ पे मर जाते हैं, लेकिन किसी को अभी ये पता नहीं कि रात के अंधेरे में अगर इसे पीसने के बाद कुछ अच्छे से फॉर्मेशन से अगर इसे लगाते हो तो बाकी सारे स्पिरिचुअल हार्ट तो यहाँ पे जल्दी जल्दी करके बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ फैंग उसके सामने जाते हुए कहता है कि लैंग बबुआ, तुम्हें पता है ना तुम्हारा जो आयरन माइन है वो तो अभी मेरा होने वाला है। लेकिन यहाँ पे तो ये सुनने के बाद अभी लैंग हंसते हुए कहता है, अरे तुम किसके बारे में बात करो, वैसे भी तुम्हारे पास क्या इसके लिए कोई प्रूफ है। तो हम लोग के हीरो ना नाक में उंगली करते हुए जो कॉन्टेक्ट था उसे बाहर निकलते हुए कहते हैं, अरे बबुआ क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम इस शर्त को ना मानते हो तो तुम्हें पता है ना तुम्हें कहाँ पे जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। इनका ये वाला बात सुनने के बाद अभी लैंग तो यूजी की तरफ देखते हुए कहता है कि यूजी मेरे भैया थोड़ा सा तो इधर आओ, थोड़ा सा आके इस छोटे भाई का मंत्र मदद तो कर दो। लेकिन यूजी तो यहाँ पे कहता है कि अरे मैं तो यहाँ पे आया था यहाँ पे जो मेडिसिन है उसे लेने के लिए, मैं तुम दोनों के बीच में क्यों जाऊँ, ये तो तुम दोनों के बीच का मामला है, तुम दोनों ही निपट लो। और फिर जब उसे पता चलता है कि इस मेडिकल फील्ड को तो अपना बना नहीं पाया, उल्टा उन लोगों का जो आयरन माइन है उससे यहाँ पे क्वीन को देना पड़ेगा, तो बेचारे के मुंह से तो बहुत सारा खून निकल जाता है और ये तो यहाँ पर ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को माइनिंग साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर आने के बाद अभी फैंग तो हंसते हुए कहता है कि बबुआ मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बंदा मेरे सामने आएगा, मेरे सामने आने के बाद तो वो झुक के मुझे देगा, और देखो उसने दिया था। मुझे पता है कि वो बंदा यहाँ पे झुका नहीं, लेकिन वो बेहोश तो हो गया था, और देखो तो इतने आसानी के साथ मुफ्त में हम लोग को ये आयरन माइन भी मिल गया। तो वो बटलर लाल कहता है कि माइलट मुझे पता है आप सच में बहुत स्मार्ट हो, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे सोच रहा हूँ कि हम लोग का जो मेडिकल गार्डन है वो तो बहुत ही कीमती है, और आप इस आयरन माइन के लिए उसे दांव पे क्यों लगाए थे। जिसके रिप्लाई दे तो अभी फैन कहता है, अरे उसका बात हो रहा है, अरे तब ना मैं बहुत ही गुस्सा हो गया था, और तुम्हें तो पता है गुस्से में इंसान क्या कुछ नहीं कर देता। और ये सुनने के बाद बेचारे का तो तोता उड़ जाता है। दूसरी ओर फैंग तो अपने मन में सोच रहा था कि बंदे तुम्हें कहाँ पता होगा, मुझे ना फ्यूचर का नॉलेज है, और मुझे पता है ये वाला क्रिस्टल माइन ना कुछ अलग है, क्योंकि इसके अंदर जो साइन आयरन है ना वो मिलता है, और ये ना बहुत वैल्यूएबल है। तभी ना यहाँ पे तो एक बंदा भागते हुए आता है और आते हुए कहता है, अरे माय लॉर्ड जल्दी करके चलिए, आगे ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। जो आयरन माइन था वो अचानक से पता नहीं कैसे तो धस गया, और उसके नीचे ना बहुत सारे माइनर यहाँ पे दब चुके हैं, बहुत सारे तो मर भी चुके हैं। और इसी के साथ हम लोग आयरन माइन का सीन दिखाया था, यहाँ पर सच्ची में ये माइन ना धस चुका था, जिसके सामने बहुत सारे बंदे तो रो रहे थे और कह रहे थे जल्दी करो, कोई तो आके मेरे हस्बैंड को, कोई तो कह रहा था मेरे संतान को बचा लो। पर तभी ना यहाँ पे एंट्री होता है हम लोग का प्रोटैगनिस्ट, जिसे देखने के बाद बाकी सारे बंदे तो भड़क जाते हैं, और भड़कते हुए कहते हैं कि यही इंसान है जिसके लिए ना ये सब कुछ हुआ, ये जितने दिन तक लीन फैमिली के अंडर थे हम लोग के साथ तो कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ था, और जब ये बंदा यहाँ पे आ गया क्वीन फैमिली के चलते देखो तो हम लोग के साथ ये कैसा हो चुका है। अरे फिर इस बंदे का ऐसा वैसा बात सुनने के बाद बाकी सारे बंदे भी तो भड़क जाते हैं, और भड़कते हुए ना फैंग को मारने के लिए तो आगे बढ़े थे, लेकिन तभी ना जितने सारे सैनिक थे सब तो यहाँ पे आके इन लोगों को रुका लेते हैं। फिर से ना हम लोग का फैंग उसे ट्रूथ सीकिंग आई का यूज करते हुए अंदर की तरफ देखते हैं, जहाँ पे अंदर की तरफ देखने पे उसे पता चलता है कि हाँ अंदर में जितने सारे बंदे हैं वो तो एकदम ठीक है, क्योंकि ये जो धसा है ये तो सामने का रास्ता ही धसा है, अंदर तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक है। और ये देखने के बाद फैंग तो समझ गया था कि ये ना कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, इसके पीछे तो किसी न किसी का हाथ है। तो भी ना यहाँ पे लैंग को देखने को मिलता है, जो इसे देखने के बाद तो अभी फैंग समझ गया था कि हाँ इसके पीछे किसका हाथ है। और इसी के साथ फैंग तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे प्यारे भाइयों और उनके बहनों, तुम लोग ना यहाँ पे टेंशन मत करो, क्योंकि मैंने देखा अंदर के जितने सारे बंदे हैं ना सब तो एकदम फुल्ली कंडीशन में, जल्दी जल्दी करके हम लोगों को ये जो रास्ता है इसे खोलना पड़ेगा, क्योंकि अंदर का जो सिचुएशन है वो बहुत ही अच्छा है। और फैंग का ये वाला बात सुनने के बाद ना बाकी सारे माइनर तो यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से के मारे कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे बेवकूफ है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ पे माइन तो धस चुके हैं, और तुम कह रहे हो कि अंदर के सारे बंदे तो एकदम ठीक है। तो बिना मौके का फायदा उठाते हुए जले पे नमक छिड़कते हुए यहाँ पे लांग कहते हैं कि हाँ इस बंदे का ना बहुत हिम्मत है, तुम्हें पता नहीं ये बंदा ना बहुत ही भरोसे के लायक है, इस बंदे को अगर भरोसा करना तो जितने सारे बंदे हैं वो तो मरेंगे ही मरेंगे, तुम लोग भी मर जाओगे। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि तुम लोग के हाथों में ना अभी टाइम है, जल्दी जल्दी करके इसे मार दो, दोबारा ऐसा मौका ना नहीं आएगा। पर तभी ना फैंग सबको चौंकाते हुए क्या उठते हैं कि मैं अपनी जिंदगी को यहाँ पे दाव में रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अंदर जितने सारे बंदे हैं ना अभी तक तो जिंदा है, अगर हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी करें तो हम लोग उन लोगों को ना बाहर जिंदा निकाल सकते हैं। और फैंग का ऐसा कॉन्फिडेंस देने के बाद बाकी सारे बंदे तो यहाँ पे साइलेंट हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि ये बंदा यहाँ पे झूठ करे, चलो जल्दी करके जाके देखते हैं कि अंदर सच्ची में बंदे जिंदा है या फिर बाकी सब मर चुके हैं। इसी के साथ सब बंदे तो झटपट करके जाके जो एंट्रेंस था उसे यहाँ पे क्लियर करने लगते हैं। दूसरे और हम लोग का फैंग ना अपने बटलर को पास बुलाते हुए कहते हैं कि बटलर साहब थोड़ा सा यहाँ पर आओ, तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक छोटा सा काम है। पर तो ये सब कुछ देखने के बाद भी ना लैंग तो हंस रहा था और हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है कि अंदर जिंदा सारे बंदे आधे ही तो जिंदा है, लेकिन ज्यादा देर वो लोग जिंदा नहीं रहेंगे,
क्योंकि इसके अंदर मैंने जो स्वाम का इंसेंस है उसे जला दिया और जिसके चलते सब तो पॉइजन से ही मर जाएंगे। इसी के साथ 2 घंटे बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर तो एक लड़की यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, अरे जल्दी करके सब यहाँ पे आ जाओ, हम लोगों ने अंदर जाने का जो रास्ता है उसे खोद लिया है। जहाँ पे ना अंदर जाने के बाद बाकी सारे बंदे तो एकदम हताश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों के सामने जितने सारे मायने थे सब तो यहाँ पे पॉइजन के कारण मर चुके थे। और ये देखने के बाद वो लड़की तो यहाँ पे टूट के रोने लगती है और कहती है, उस बंदे ने हम लोगों के साथ धोखा किया, जल्दी कर उस बंदे को पकड़ के मार देते हैं। सुनने का ही तो देर था, जो सुनने के बाद बाकी सारे बंदे तो सच्ची में फैंग को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और ये देखने के बाद लैंग तो सच्ची में बहुत ही खुश हो रहा था, लेकिन तभी ना उसे यहाँ पे कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है जो देखने के बाद उसका आंख तो अपने सॉकेट से बाहर निकल जाता है। क्योंकि हम लोग को फैंग बाबुआ ने ना यहाँ पे एक बड़ा सा फल के टोकरी को यहाँ पे लेके आया था और एक फल को तो वो खाए भी जा रहा था। तभी ना वो अपने बटलर से कहता है कि जल्दी करो बटलर लाल, जल्दी करके ना ये जो फल है उसे अपने मुंह में लेके बाकी बंदे को खिलाना स्टार्ट कर दो। और ये सुनने के बाद बटलर तो सोच जाता कि सच्ची में मास्टर क्या मुझे यहाँ पे मरवाना चाहता है, लेकिन बटलर लाल बेचारा कर भी क्या सकता था, यंग लॉर्ड का ऑर्डर जो था, इसलिए वो बेचारा ना माउथ टू माउथ उसी बड़े से भद्दे से बंदे को तो यहाँ पे खिलाने लगता है। और ऐसा नजर अपने आंखों के सामने देखने के बाद तो लैंग सोच रहा था कि अरे यहाँ पे सच्ची में मुझे लगता है फैंग ना पागल हो चुका है, देखो तो मरे हुए बंदे के साथ ये क्या कर रहा है। और इसी के साथ वो बाकी सबसे तो चिल्लाते हुए कहता है, अरे जल्दी करके जाओ, देखो फैंग सबके साथ ये क्या करे। लेकिन फैंग तो सबको खिलाते हुए कहता है, अरे बटलर लाल लुकना मत, जल्दी करके ना सबको खिलाते जाओ। जो सुनने के बाद बेचारा बटलर लाल तो रोते हुए सोच रहा था कि माय लॉर्ड आप मुझे ये क्या सब करा रहे हो, इससे अच्छा होता कि आप मुझे कहते कि मैं मर जाता तो मैं आपके लिए ना खुशी खुशी ही मर जाता। पर तभी ना वो बटलर लाल जिस बंदे को यहाँ पे चुम्मी ले रहा था, नहीं चुम्मी नहीं, जिस बंदे को खिला रहा था वो बंदा तो अचानक से यहाँ पे जिंदा हो जाता है। तभी ना वो बंदा तो यहाँ पे जागते हुए कहता है कि तुम लोगों को पता भी है मैंने यहाँ पे कितना अच्छा एक सपना देखा, मेरे सपने में ना मेरा यहाँ पे हुस्न परा आया था, जो ना यहाँ पे आने के बाद मुझे तो एक चुम्मी देके चला गया। क्या किसी ने मेरे यहाँ पे हुस्न परा को देखा है? अरे एक मरे हुए बंदे को जिंदा होते हुए देखने के बाद बाकी सारे बंदे तो यहाँ पे सच्ची में चौंक गए थे। लेकिन हम लोग का बटलर लाल तो सोच रहा था, अरे इसे कोई ना कह दे कि मैं ही हुस्न परा हूँ, वरना तो मेरा यहाँ पे खैर नहीं। तभी ना यहाँ पे उस लड़की को दिखा जाते हैं जो कि थोड़ी देर पहले तो रो रहा था। इसी बंदे के पास आते हुए कहते हैं, अरे मेरे हस्बैंड तुम यहाँ पे किसी हुस्न परा के बारे में बात कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा ना कोई हुस्न परा नहीं है। और फिर फैंग उसी बंदे के पास जाते हुए कहता है कि बंदे एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ पे जहर किसने दिया था? तो वो बंदा कहता है, क्या जहर? मुझे किसी ने जहर दिया था? मुझे ना इसके बारे में तो कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ मुझे एक बात पता है, वो जो खूबसूरत बंदा है ना लैंग, उसने ये जो एंट्री वे था उससे ना धंसा दिया था। तो सुनने के बाद बेचारे लैंग का तो हालत खराब हो गया था। लेकिन तभी ना इसी मौके का फायदा उठाते हुए फैंग कहता है कि जल्दी करके जाओ ना, जाके यहाँ पे लैंग का थोड़ा सा खतरदारी कर दो। और ना फैंग का ये वाला बात सुनने के बाद बाकी सारे बंदे तो झटपट करके जाके लैंग का खतरदारी करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते तो बाहर से भी लैंग का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। और फैंग के कहने पे जितने सारे यहाँ पे मायने थे सब मिलकर ना लैंग का तो अच्छे से खातिरदारी कर लेते हैं। और इन लोगों को खातिरदारी का आवाज तो बाहर से भी सुनने के लिए मिलता है। दूसरी और क्वीन फैंग को दिखाता है जो कि माइंड के अंदर तो अभी तक कुछ ढूंढ रहा था, जो ना मिलने के बाद वो कहते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, मुझे अच्छे से पता है कि ये चीज ना यहीं पर ही हुआ करता था। और ये देखने के बाद अभी बटलर भैया तो अपने मन में ही सोच रहा था, क्या यंग मास्टर यहाँ पे पागल बन चुका है। और अब लोगों को मैं बता दूं, ये क्वीन फैंग ना यहाँ पे सुअन आयरन को ढूंढ रहा था, जो कि एक मिस्टीरियस किस्म का आयरन था जिसका कीमत ना सच में बहुत ज्यादा था। तभी ना पीछे से तो कोई आके क्वीन फैंग को बुलाते और तभी हम लोग को पता चलता है, अरे ये तो और कोई नहीं, वही माइनर है जिसे थोड़ी देर पहले बटलर भैया ने किसी पीछे दिया था। जो ना यहाँ पे क्वीन फैंग से कहता है कि यंग मास्टर आपका ना सच में बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज यहाँ पे आप ना आते तो पता नहीं मेरे साथ आज क्या क्या हो जाता। ये कहते हुए जितने सारे मायने थे ना सब तो हम लोग फैंग के सामने झुक जाते हैं और झुकते हुए कहते हैं कि आज से हम लोग ना आपका वफादार बन चुके हैं और आप जो भी कहेंगे हम लोग तो वही करने के लिए राजी हैं। तो फैंग आगे जाते हुए उठाते हुए कहते हैं, अरे ऐसा वैसा कोई बात नहीं, जाओ जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो, वैसे भी तुम लोग ऊपर से ना बहुत कुछ गुजर चुका है, लेकिन हाँ अगर तुम कुछ काम करना चाहते हो तो झटपट करके बताओ ना अभी लैंग के साथ क्या हुआ। जो सुनने के बाद वो मायने तो थोड़ी देर के लिए सोए थे, उसके बाद ना वो अपने मुंह को छुपाते हुए शर्माने लगते हैं और शर्माते हुए कहते हैं कि यंग लॉर्ड क्या आप उसी खूबसूरत पड़ा के बारे में बात कर रहे हो? यंग लॉर्ड वो ना मुझे मिला था, लेकिन मैंने ना कुछ ज्यादा कर नहीं पाया, उससे तो मैं एक छोटू सा जादू का झप्पी दिया, लेकिन जब पप्पी देने का बाद आया वो बंदा तो पता नहीं कहाँ भाग के चला गया। और ये सब देखने के बाद और सुनने के बाद तो बेचारा फैंग सोच रहा था कि चलो वो चला गया, अच्छा हुआ, माना वो मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं अभी कभी नहीं चाहता कि उसके साथ ना कोई ऐसा वैसा हो जाए। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ना बटलर साहब तो फैंग से कहा था कि यंग मास्टर जल्दी करके घर चलिए, वैसे भी यहाँ का जो काम था वो तो निपट चुका है और यहाँ ना मैं दोबारा नहीं आना चाहता। तभी ना यहाँ पे फैंग तो बटलर से पूछ बैठते हैं कि बंदे तुम्हें क्या वो क्लाउड सिटी का जो टावर है इसके बारे में कुछ पता है, जो ना हाई इंटरेस्ट पे लोन टोल वसूला करते हैं। तो बटलर मामू तो कहता है कि हाँ यंग लॉर्ड उन लोगों के बारे में ना मुझे अच्छे से पता है, वो लोग ना सच में बहुत डरावना है, उन लोगों का जो इंटरेस्ट का रेट है ना वो तो बहुत ज्यादा है और अगर कोई उन लोगों का इंटरेस्ट ना दे पाए ना तो उसका तो खेला खत्म ही कर देते हैं। वैसे भी यंग लॉर्ड आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, आप क्या उससे पास से कोई लोन फोन ली हो?
अरे देखो तो मैं किसके बारे में बात करूँ, वैसे भी यंग लॉर्ड के पास तो बहुत सारा पैसा है। पर तभी ना फैंग यहाँ पे कहते हैं कि अरे हाँ, उन लोगों के पास से ना मैं कुछ पैसा तो लिया था, ज्यादा नहीं, 500 गोल्ड कॉइन ही तो लिया है। जो सुनने के बाद अबे बटलर साहब तो डर जाते हैं और डरते हुए कह रहे अरे यंग लॉर्ड आप क्या कह रहे हो, 600 गोल्ड कॉइन ज्यादा नहीं है। अरे 20 गोल्ड कॉइन से ना किसी फैमिली का एक साल गुजर जाता है, और आपने तो यहाँ पे 600 गोल्ड कॉइन लेके रखा है। आपका तो मन्नत है, लेकिन वैसे भी इतना गोल्ड कॉइन से आपने किया क्या? हम लोग का फैंग ना ये फंसते हुए कह रहा है अरे बबुआ तुम्हें क्या लग रहा है, हम लोग के मेडिसिन गार्डन के अंदर इतने अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल फल के ऐसे उगे, उन लोगों के लिए क्या पैसा वैसा नहीं लगता है? जहाँ पे तो बेचारा फैंग अपने मन में ही सोच रहा था कि अभी मैं क्या करूंगा, इतने सारा पैसा मैं कहाँ से निकालूंगा। मुझे लगा था कि इस माइन के अंदर जो सुवान क्रिस्टल है वो अगर मिल जाए तो पैसे के बारे में तो कोई टेंशन ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी तो वो भी नहीं मिला, और ये भरोसे वाला लैंग तो पता नहीं कहाँ भाग चुका है। ये सोचते बेचारा क्वीन फैंग तो घर की तरफ जा रहा था, जहाँ बना उसका बटलर यहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर अभी आपको पता नहीं कि हम लोग के साथ क्या क्या होने वाला है। मुझे तो लगता है हम लोग का जो गार्डन है वो तो चला गया। अरे गार्डन का बाद क्या हो रहा है, हम लोग का जिंदगी भी तो जाने वाला है। पर तभी यहाँ पे एक लड़की को देखने के लिए मिलता है जो कि इन दोनों को तो छुप छुप के देख रही थी, और इसी के साथ सीन सिर्फ एक बंदे को दिखा था जिसका नाम था क्वीन वाली, जो कि और कोई नहीं हम लोग फैंग का पिताजी था। और हाँ, हम लोग को बता दूं जो क्लाउड शैडो टावर था ना उसी का ये गार्डियन भी था, जहाँ से हम लोग फैंग ने ना बहुत सारा पैसों को उधार ले चुका था। और इस यहाँ पे देखने के बाद बटलर साहब तो कह दिया था कि हम लोग के यंग लॉर्ड ने ना बहुत सारा पैसा उधार ले चुका है, लेकिन तभी ना यहाँ पे क्वीन फैंग उसका मुंह को यहाँ पे बंद कर देते हैं और कहते हैं अरे पिताजी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जिसका रिप्लाई देते हुए यहाँ पे तो उसका पिताजी कहते हैं कि क्या हुआ, एक बाप के अपने बेटे के साथ मुलाकात करने के लिए नहीं आ सकता? वैसे भी देखो तो मैंने तुम्हें कितने दिन पहले देखा था और अभी तो तुम कितने ही चेंज हो चुके हो। जहाँ पे तो फैंग अपने मन में ही सोच रहा था कि पिछले वाले जिंदगी के अंदर मेरे पास कोई पावर नहीं था, इसीलिए तो मुझे अपने आंखों के सामने अपने पिताजी को दम तोड़ते हुए देखना पड़ा था। लेकिन ये वाली जिंदगी ना कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि इस वाली जिंदगी के अंदर मेरे पास इतना पावर होगा कि मैं अपने पिताजी को अपना इतू सा भी आज नहीं आने दूंगा। तभी ना उसका पिताजी यहाँ पे 2 पिल को निकालते हुए फैंग से कहता है कि जल्दी करो, जल्दी करके ना इसे खा लो। वैसे भी ये कोई मामूली पिल नहीं है, ये बॉडी स्ट्रेंथिंग पिल है, इसे खाने के बाद तुम्हारा जो कल्टीवेशन है ना वो ठीक हो जाएगा। जो देखने के बाद अभी फैंग कह रहे हैं अरे ना पिताजी इसका कोई जरूरत नहीं है, वैसे में मेरा जो इंटरनल इंजरी था वो तो बहुत दिन पहले ठीक हो चुका है। बताओ फैंग अपने मन में ही सोच रहा था कि देखो तो मेरे पिताजी मेरे बारे में कितना सोचते हैं, और ये सोच सोच के हम लोग का फैंग बहुत ही खुश हो रहा था। पर तभी ना उसका पिताजी यहाँ पे झपट करके उसका हाथ को पकड़ लेते हैं, जिसे पकड़ने के बाद उसे पता चल जाता है कि हम लोग का हीरो का जो कल्टीवेशन था ना वो कीवाई और ब्लड लेवल पे गिर चुका है। और पूछने के बाद फैंग तो कहते हैं अरे पिताजी आपको ना यहाँ पे टेंशन लेने का कोई बात नहीं, आप चलिए तो घर में जाके बैठते आपको मैं सब बताता हूँ। जब ना घर में जाने के बाद तो अपने पिताजी से सब कह देता है कि कैसे उसका डांटियान फूट चुका था, उसके बाद कैसे एक एल्केमिस्ट के साथ उसका मुलाकात हुआ जिसने ना उसका डांटियान को मैजिकल तरीके से हिल कर दिया। जो सुनने के बाद तो उसका पिताजी बहुत ही खुश रहते हैं और खुशी के मारे तो यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंसते हुए कहते हैं मुझे पता ही था मेरा बच्चा कोई ऐसा वैसा मामूली बंदा नहीं है, वैसे भी तुमने इतने अच्छे मास्टर कहाँ से निकाला, तो जल्दी करना, जल्दी करके झटपट करके मुझे तुम्हारे मास्टर के साथ थोड़ा सा मुलाकात करवा दो। ना फैंग तो यहाँ पे कहते हैं कि पिताजी मैंने आपको उसके साथ मुलाकात कर देता, लेकिन वो बंदा ना बहुत ही खुश है, वो किसी के साथ ऐसे मुलाकात तो नहीं करता। और ये सुनने के बाद उसका पिताजी कहते हैं कि हाँ मुझे पता ही था, ऐसे बंदे ना ऐसे ही हुआ करते थे, वो किसी के साथ ऐसे वैसे बात नहीं क्या करते। मुझे तो लग रहा है कि वो ना कोई ऐसा वैसा मामूली डॉक्टर नहीं, वो कोई डिवाइन डॉक्टर है, तो तुम ना उसके आसपास ही रहो। और इसी के साथ उसका पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ना कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे, तो हो सके ना तो इसका अच्छे से क्या लगना। और इसी के साथ एक टोकन को बाहर निकल के फैंग को दे देता है। जो देने के बाद फैंग तो अभी चौंक गया था, क्योंकि ये ना कोई ऐसा वैसा टोकन नहीं था, ये क्वीन फैमिली का बैटल टोकन था। जहाँ ना बाहर जाने के बाद उसका पिताजी तो फैंग से कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी कुछ दिनों के लिए बाहर कुछ काम से जा रहे हैं, तो जो फैमिली है उसका अच्छे से ख्याल रखना। और यहीं पर ही फैंग ये टोकन देने के बाद सोच रहा था कि ये टोकन इतना जरूरी है, लेकिन पिताजी मुझे ये दे रहे हैं तो मैं पिताजी को ना इतना सा भी निराश नहीं करूंगा। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन सुबह का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ना बटलर साहब तो भागते हुए हम लोग फैंग के कमरे में आते हैं, जहाँ पे आने के बाद ना वो चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं अरे यंग मास्टर अभी तक सो रहे हो, पता है आपको बाहर ना कोई आया है और आके आपको पुकार है। जहाँ ना फैंग तो सोच लिया था कि ये बंदे और कोई नहीं, ये तो शैडो क्लाउड टावर्स है जो कि अभी पैसा वसूलना चाहते हैं, और फैंग के पास तो अभी पैसा नहीं था। जो सोच के ना फैंग तो बहुत ही डर रहा था। तो फैंग बाहर जाते हुए सोच रहा था कि मुझे लगा था कि मैं पिताजी के पास से पैसा मांग लूं, लेकिन पिताजी के पास से मांगना ना बहुत ही बुरा होगा, तो चलो अभी देखा जाए मेरे साथ क्या होने वाला है। फैंग जब दरवाजे के पास आता है वो तब देखते हैं कि दरवाजे को तो कोई उस तरफ से बहुत जोर जोर से ठोके जा रहे हैं, और ये देखने के बाद फैंग तो फाइनली कह देते कि चलो जल्दी करके दरवाजे को ना खोल ही दो। और फिर जब दरवाजा खुला जा रहा था तभी ना फैंग अपने आंख को तो बंद कर लेते हैं, जहाँ पे अपने आंख को बंद करते हुए सोच रहा था कि अगर यहाँ पे 2 बंदा मुझे मार
मारता है ना तो मैं भी एक दो बंदे को मरने के बाद ही मरूंगा। पर तभी ना उसका बटलर तो उसे वहाँ पे कहता है कि अरे यंग मास्टर थोड़ा सा अपना आँख को तो खोल के देखिए आपके सामने कौन खड़ा हुआ है। जहाँ पे तो आँख खोलने के बाद फैंग तो चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने तो एक खूबसूरत हसीना लड़की खड़ी हुई थी। जहाँ पे ना वो लड़की कहती है कि उसका नाम हाओ चन है और वैसे ही वो कोई लड़की नहीं वो एक लड़का है और पिछले दिन माय लॉर्ड ने उसका जिंदगी बचाया था इसीलिए माय लॉर्ड को यहाँ पे शुक्रिया अदा करने के लिए आया। अरे बड़े इस लड़की का ये वाला बात सुनने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो एक ही चीज के बारे में सोच रहे थे कि हाँ तू तो एक लड़का ही है लेकिन तेरे सामने ये दो चीज क्या दिख रहे हैं। लेकिन तभी ना फैंग को तो यहाँ पे याद आ जाता है कि हाँ पहले वाले दिन ही तो इस लड़की को नहीं इस लड़के को उसने माउथ टू माउथ जो दवाई था वो दे के जिंदगी बचाया था। और ये याद आ जाने के बाद फैंग तो सबको कहते हैं कि चलो चलो सब चलो वैसे भी इसके साथ ना मुझे कुछ जरूरी बात है। और ये सुनने के बाद बाकी से बंदे तो चले जाते हैं। और तभी ना सब चले जाने के बाद फैंग तो यहाँ पे खासते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पे किस काम के लिए हो। वैसे भी मुझे लग रहा है कि तुम मुझे कुछ इसके बदले में देने के लिए आए हो। लेकिन फैंग तो अपने मन में सोच रहा था कि जो भी दो लेकिन मुझे ना अपने आप को मत दे देना। पर तभी ना वो लड़की यहाँ पे फुदकते हुए कहते हैं कि माय लॉर्ड मैं आपको ना वो जो साइन क्रिस्टल है उसके पास ले जा सकता हूँ। मुझे पता है वो चीज कहाँ पे है। उस दिन जब सबको यहाँ पे धुएं के चक्कर में सब बेहोश हो गए थे ना तो मैं बेहोश नहीं हुई थी। मेरे पास ये एंटीडोट था जो मैंने बनाया था जिसे खाने के बाद ना मैं तो ना जाते वक्त उसका जो मिस्ट्रेस क्रिस्टल था उन लोगों को तो छुपा के चले गया और इसलिए मुझे पता है वो चीज कहाँ पे है। फैंग तो ठहरा एक पिल मास्टर इसलिए उस पिल को देखने के बाद तो वो बहुत ही खुश रहता है और कहता है क्या इस पिल को तुमने बनाया लेकिन वैसे भी तुमने इसे कैसे बनाया तुमने किसी के पास से क्या ऐसे सीखा है। तो लड़की कहती है कि ना इसे तो मैं किताब में पढ़ के बनाया था। और यही तो सुनने का देरी था जो सुनने के बाद ना फैंग तो बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी के चक्कर में तो पूछ बैठते हैं कि तुम क्या एक अल्केमिस्ट बनना चाहती हो। तो लड़की कहती है कि हाँ मैं तो एक अल्केमिस्ट बनना चाहती हूँ लेकिन मैं ना एक बहुत गरीब फैमिली से आती हूँ तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है। जहाँ पे तो फैंग चिल्लाते हुए कहते हैं अरे तुम पैसे के बारे में फिक्र मत करो मेरे पास ना बहुत सारा पैसा है। और रही बात तुम्हारे पेरेंट्स की तो मैं जाऊंगा ना तुम्हारे बाप और माँ के साथ जाके बात करके आऊंगा और मेरे पास ना बहुत सारा नॉलेज है। मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता करके एक स्टेप बाय स्टेप तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। तुम एक काम करो तुम मेरे आसपास रहो और मुझे फॉलो करते रहो। जो सुनने के बाद वो लड़की तो शर्माते हुए कहती क्या सच्ची में आप यहाँ पे सच कह रहे हो। तो फैंग भी कह ही देता है कि हाँ मैं एकदम सच कह रहा हूँ। तो फैंग सोच रहा था कि चलो कोई तो मुझे मिल गया जो पिल के बारे में नॉलेज फॉलो रखती है और ये तो बहुत छोटी है अगर मैं इसे अच्छे से सिखाऊं ना ये बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन दूसरी और वो लड़की तो कुछ अलग ही समझ बैठी थी। जहाँ पे वो शर्माते हुए सोचती कि फैंग ने उसके माता पिता के पास जाकर वो बात करेगा यानी कि उससे यहाँ पे हाथ मांगने जा रही और उसने कहा कि हाँ चलो वो मुझे फॉलो करो यानी कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। और तीसरा चीज उसने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता करके स्टेप बाय स्टेप उसे अच्छे से कल्टीवेशन करना सिखाएंगे यानी कि स्वीट डुअल कल्टीवेशन। अगर आप लोगों को पता नहीं कि डुअल कल्टीवेशन क्या है तो आप लोग ना जाके पोगो देखो। और इसीलिए तो उस लड़की ने यहाँ पे सोच लिया था कि फैंग तो उसके साथ यहाँ पे शादी वादी करना चाहती है और इसीलिए वो कहती है कि हाँ माय लॉर्ड मैं तो आपके शादी करने के लिए राजी हूं। पर जाते हुए तो फैंग उस लड़की से कहता है कि जल्दी करो झटपट चलो ना आज से ही मैं तुम्हें ये चाहूंगा और ये ना सच्ची में बहुत मजेदार होगा। जहाँ पे तो अपने मन में सोच रहा था कि चलो मुझे तो एक अच्छे डिसेबल मिल चुकी है लेकिन दूसरी और वो लड़की अपने मन में सोच रही थी कि सच्ची में ये मास्टर ना बहुत ही अच्छे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा लेकिन ये लड़का मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा। तो ये वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को फैंगमंग सिटी का सीन दिखाया था जहाँ पर तो हम लोग का एमसी अपने बाकी सारे बंदे के साथ यहाँ पे जो सुवन क्रिस्टल था उसे बेचने के लिए आया था। और ये फिर जाते जाते बटला लाल तो हम लोग एमसी से पूछ लेते हैं कि यंग मास्टर आप इस क्रिस्टल को कितने में बेचना चाहते हो। तो हम लोग एमसी ना यहाँ पे एक उंगली को दिखाते हैं जो देखने के बाद अभी बटला लाल के साथ साथ तो बाकी सारे बंदे चौंक देते और कहते हैं क्या यंग मास्टर 1000 गोल्ड। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद अभी वो बटला लाल तो कहता है कि हाँ ये तो युआन क्रिस्टल है इसका कीमत तो 1000 गोल्ड हो ही सकता है। पर हम लोग फैंग तो सबको चौंकाते हुए कहते हैं अरे बच्चे तुम यहाँ पे क्या बात कर रहे हो मैं यहाँ पे 1000 गोल्ड का बात नहीं कर रहा मैं ना यहाँ पे 10,000 गोल्ड का बात करूँ। वैसे भी तुम्हें तो पता है ना मेरे पीछे कितना बड़ा लोन है मुझे उससे भी तो चुकाना है। और अभी ये सुनने के बाद ना बेचारा बटला तो बहुत ही जोर का झटका खाते हैं जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहते हैं क्या यंग मास्टर आप यहाँ पे पागल पागल हो चुके हो आपको पता भी है आप यहाँ पे क्या बक रहे हो। जहाँ पे तो पीछे से एक दो बंदा भी चिल्लाते हुए कहता है कि यंग मास्टर इसे कौन खरीदेगा वैसे भी 10,000 गोल्ड ना बहुत ही ज्यादा हो रहा है। लेकिन फैंग बाबू होते हैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे फिक्र मत करो बस मेरे ऊपर भरोसा करो और देखते जाओ देखो मैं क्या करता हूँ। जहाँ पे तो हम लोग एमसी ने अपने मन में ही सोच रहा था कि इस क्रिस्टल को ना हाउचन और मैंने बहुत मेहनत के साथ बनाया और अभी इससे अगर 10,000 गोल्ड ना मिले तो हम लोग को मेहनत तो पानी में चला जाएगा। और हाँ यहाँ पे होता भी ऐसा है जब हम लोग हीरो इसे बेचने के लिए जाता है ना जिसे वो बेचने के लिए गया था वो बंदा तो इसे हाथ में लेते हुए कहता है अरे बंदा तुम यहाँ पे सही कह रहे हो ना मुझे तो ये किसी एंगल से क्रिस्टल तो नहीं लग रहा है मुझे ना ये चारकोल का टुकड़ा लग रहा है क्या तुम
तुम मुझे यहाँ पे बेवकूफ बनाने के लिए आए हो? जिस पे फैंग तो चौर में आते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं है बच्चे तुम यहाँ पे क्या मिस कर रहे हो। वैसे इसे ना एक बहुत ही पावरफुल एल्केमिस्ट ने बनाया और ये एक सुअन क्रिस्टल है। पर तभी ना यहाँ पे एक मोटे से बंदे का एंट्री होता है जो कि और कोई नहीं इसी पेविलियन का ओनर था जिसका नाम था ग्याओ जंगजू। जिससे यहाँ पे आते हुए देखने के बाद ही ना वो बंदा तो उसके पास जाता है और कहता है कि देखिए ना पेविलियन मास्टर, ये बंदा यहाँ पे एक चारकोल के टुकड़े को बेचने के लिए आ रहा है और कह रहा है ये ना बहुत ही कीमती एक सुअन क्रिस्टल है। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन में ना हम लोग के हीरो और बटलर को बाहर निकलने के बाद उन लोगों के मुंह के ऊपर ही ना दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पे इतना बेइज्जती हो जाने के बाद ना हम लोग के हीरो तो अपने तलवार को निकल के उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, जहाँ पे तो बटलर कहते हैं अरे मास्टर वैसे भी उसे मारने का कोई फायदा नहीं है, हम लोग का ये जो क्रिस्टल है ना ये सच्ची में बहुत ही लो ग्रेड का है। लेकिन हम लोग का हीरो अपने तलवार को रखते हुए कहता है कि तुम्हें पता नहीं ये क्रिस्टल ना सच्ची में बहुत ही कीमती है और अभी ना मैं इसे 30,000 में बेचने वाला हूँ। जो सुनने के बाद बेचारा बटलर तो सोच रहा था कि यंग मास्टर बोलना पड़ेगा, आपका दिमाग ना आज अपने जगह पे ही नहीं है। दूसरे हम लोग को पेविलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तो मोटा सा बंदा अभी उस क्रिस्टल को हाथ में लेते हुए कहता है अरे इसे यहाँ पे क्यों रखे हो, जल्दी करो इसे बाहर फेंक के आ जाओ। लेकिन तभी ना क्रिस्टल के अंदर तो 2-3 क्रैक बनना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी क्रैक के अंदर से बहुत तेज रोशनी बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। इतना प्योर रोशनी बाहर निकलते हुए देखने के बाद वो बंदा तो यहाँ पे चौंक गया था। दूसरे और उसका बटलर कहता है कि अरे मास्टर मैंने कहा था ना ये एक चारकोल का टुकड़ा है, वरना किसी सुअन क्रिस्टल से क्या कभी आपने इतना रोशनी आते हुए देखा है। लेकिन बेचारे के मुंह के ऊपर तो उसका मास्टर धराम करके एक पंच जड़ देता है और ये जड़ते हुए कहता है अरे तुझे पता भी नहीं आज तेरे वजह से हम लोगों का कितना बड़ा नुकसान होने वाला था, जल्दी कर झटपट करके ना हम लोग को उसके पास जाना है। और इसी के साथ हम लोग को फैंग को दिखाया था जो बेचारा तभी घर की तरफ जा रहा था क्योंकि उसका एक भी क्रिस्टल ना किसी ने खरीदा नहीं था। ना जाते हुए बाकी सारे बंदे तो फैंग से कहते हैं कि यंग मास्टर अगर आप इस क्रिस्टल का कीमत थोड़ा सा घटा देते ना तो ऐसे हम लोग को खाली हाथ घर लौटना नहीं पड़ता। तभी हम लोग को पेविलियन ओनर जंगजू को दिखाते हैं जो कि अपने बटलर को पकड़ते हुए भागते हुए इन लोगों के पास आ रहा था, जो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे यंग मास्टर थोड़ा सा रुक जाइए, आपके साथ ना मुझे पे बहुत जरूरी काम है। और अभी ना इन लोगों को ऐसे भाग के आते हुए देखने के बाद फैंग तो समझ गया था कि ये लोग ना अभी फैंग के चंगुल में तो फंस चुके थे। दूसरी ओर ये देखने के बाद ना बटलर लाल के साथ साथ तो बाकी सारे बंदे बहुत ही खुश हो गए थे, जहाँ पे खुशी के मारे वो लोग तो यहाँ पे रोना स्टार्ट करते थे। तभी ना फैंग उसे मोटू लाल से कहता है कि मोटू लाल क्या हुआ, आप इस क्रिस्टल को खरीदना चाहते हो? तो मोटू लाल भी कहता है हाँ मैं तो इसे खरीदना चाहता हूँ। लेकिन फैंग तभी ना सबको चौंकाते हुए कहता है मैं पहले सोचा था कि इसे ना 10,000 में बेचूंगा, लेकिन अभी मैं अपना जो कीमत है उसे थोड़ा सा ही बढ़ा चुका हूँ और अभी ना इसे मैं 30,000 के नीचे तो नहीं बेचूंगा। लेकिन फैंग तो यहाँ पे और भी कहता है कि अगर आप इसे खरीदना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ना इसे बेचना भी नहीं चाहता। अरे भी नहीं, अपनी यंग मास्टर के ऐसा वैसा बात सुनने के बाद तो बाकी सारे बंदे यहाँ पे झटका खा जाते हैं और झटका खाने के बाद सोच रहे थे कि क्या यंग मास्टर यहाँ पे पागल पागल बन चुके हैं। और यही पर उसी पेविलियन के ओनर को दिखाया जाता है जो कि अपने बटलर का कान खींचते हुए कहता है कि देख भाई तेरे वजह से आज मेरा कितना बड़ा नुकसान होने वाला था। और इसी के साथ वो और भी कहता है कि इस बंदे का जो क्रिस्टल था ना वो सच्ची में बहुत ही हाई क्वालिटी का था, इसका रोशनी बहुत जोर से बाहर आ रहा था और जो बाकी सारे क्रिस्टल होते हैं उसका रोशनी तो इतू सा बाहर आता है। और ये सुनने के बाद बाकी सारे बंदे तो चौंक जाते हैं और सोच रहे थे क्या ये काला सा चारकोल हाई क्लास का क्रिस्टल है। और यही पर हम लोग का फैंग तो अपने मन में सोच रहा था कि ये हाई क्वालिटी का होगा क्यों नहीं, क्योंकि इसे मैंने बनाया है जो कि पिछले जिंदगी में एक बहुत ही पावरफुल फिल्म पर हुआ करता था, जिसपे तो मोटू लाल कहता है कि जिसने इसे बनाया ना बोलना पड़ेगा वो सच्ची में बहुत पावरफुल एक एल्केमिस्ट है। हम लोग फैंग भी कहते हैं हाँ सच्ची में वो बहुत ही पावरफुल एल्केमिस्ट है, जहाँ पर वो अपने मन में ही सोच रहा था कि हाँ बोलना पड़ेगा वो छोटी बच्ची का टैलेंट ना बहुत ज्यादा है, मैंने उसे जो जो सिखाया वो बहुत ही झटपट करके उसे सीख लिया। लेकिन तभी ना हम लोग फैंग तो यहाँ पे बहुत ही डरावना स्माइल देते हुए कहते हैं कि मैं इसे बेचूंगा, लेकिन उससे पहले वो जो आपका बटलर है ना उससे मेरे सामने झुकना पड़ेगा, वरना मैं तो चला, मेरा क्रिस्टल मेरे पास ही रहने दो। जो सुनने के बाद बेचारा बटलर लाल तो पीछे से भागने का कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी ना उसका मालिक यानी मोटू लाल उसके सर में धराम करके पंच जड़ देता है, जो खाने के बाद बेचारा तो हम लोग फैंग के सामने झुक जाता है और सोच रहा था ये मेरे साथ ना सच्ची में बहुत गलत हो रहा है। जहाँ पे तो अभी वो मोटू लाल हम लोग फैंग के सामने आते हुए कहते हैं कि भाई आपका जितना सारा क्रिस्टल है ना वो मुझे दे दीजिए, वैसे में मैं सबको ना 30,000 में खरीद लूंगा। अभी इतना पैसा के नाम से ना बाकी सारे बंदे तो झटका खा जाते और सोच रहे थे क्या 30,000 इतना सारा पैसा हम लोग को मिलने वाला है। साथ नेक्स्ट सीजन में हम लोग को जाओ को दिखाया जाता है जिसके हाथ में तो अभी 30,000 आ चुके थे और ये देखने के बाद ना बाकी सारे बंदे भी बहुत खुश हो गए थे। तब भी नया फैंग तो चिल्लाते हुए कहता है कि इतने सारा पैसा आ चुके हैं और इतने सारे पैसे से मैं अपना जो लोन है उसे तो चुका सकूंगा ही, उसी के साथ साथ अभी इतने सारे पैसे का हम लोग क्या करेंगे, चलो झटपट करके ना अभी हम लोग शॉपिंग करते हैं। और इसी के साथ सब बंदे शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। और इसी के साथ रात का सीन दिखाया था जहाँ पे तो हम लोग को लैंग को देखने के लिए मिलता है जो एक बंदे के सामने झुकते हुए कहता है कि माँ लॉर्ड मुझे बचा लीजिए, देखिए ना उस फैंग ने मेरे साथ क्या कुछ ना किया है। जहाँ पर लैंग को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था मानो किसी ने ना इसका बहुत ही अच्छे से कुटाई कर दिया। और अभी जो देखने के बाद वो बंदा तो कहता है क्या फैंग का इतना एहसास कि तुम्हें यहाँ पे इतना कुट चुका है, चलो मैं देखता हूँ उस फैंग का क्या किया जाए। इसी मौके में चौका लगाते हुए तो लैंग फैंग के बारे में ना बहुत कुछ भला भला बकने लगता है, जो सुनने
सुनने के बाद अभी वो बंदा गुस्से के साथ कहता है, क्या फैंग का इतना साहस कि उसने ऐसा वैसा काम कर दिया, चलो मैं फैंग को देख लूंगा। इसी के साथ हम लोग को पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं लैंग का मास्टर था। जो सुनने के बाद लैंग तो बहुत ही खुश हो गया था। और इसी के साथ हम लोग को पता चलता है लैंग का ये कुटाई वाला फेस ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ मेकअप था। और इसी के साथ फिर से सीन शिफ्ट होता है और इस बार हम लोग को फैंग के घर का सीन दिखाया था, जहाँ पे तो फैंग बैठे बैठे कल्टीवेट कर रहा था। लेकिन तभी ना वो कल्टीवेट करते करते ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, जो ब्रेक थ्रू करने के बाद क्यूआई और जो ब्लड है उसका 5th लेवल पे पहुंच चुका था। लेकिन तभी ना बउआ फैंग को तो कुछ महसूस होता है, जो अपने इनर आई का यूज करने के बाद उसे पता चलता है कि अरे देखो तो यहाँ पे दो बंदा आ चुका है, जो कि फैंग को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। जब तो पहले वाला एसेसिन दूसरे वाले बंदे से कहता है कि ब्रदर आप यहीं पर ही बाहर रुको, देखो ना मैं 1 सेकंड में जाऊंगा और उसका खेला खत्म करके आ जाऊंगा। लेकिन तभी ना दरवाजे को धर्राम करके खोलते हुए फैंग ही बाहर आ जाता है और कहता है अरे तुम दोनों को अंदर आने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो बाहर आ चुका हूँ। और फिर फैंग को ऐसे आते हुए देने के बाद एक बंदा तो पूछ ही लेते हैं कि बबुआ तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। जिसपे तो हम लोग फैंग कहता है क्या तुम लोग यहाँ पे मुझे मारने के लिए आए हो, तो चलो ना थोड़ा सा यहाँ पे फाइट खेल लेते हैं। जो सुनने के बाद दोनों के दोनों तो यहाँ पे हंसने लगते हैं। तो दोनों के दोनों यहाँ पे हंसते हुए कहते हैं कि हम लोग जितने बार किसी को मारने के लिए गए ना, सब बंदे तो भागने लगते हैं और हम लोग सभी को ना भाग भाग के मारते हैं। और ये पहली बार हो रहे हैं कोई ना हम लोगों के पास खुद ही मरने के लिए आ रहा है। और ये कहने के बाद पहले वाले बंदे सामने आते हुए कहते हैं कि छोटे भाई इसे ना मेरे को छोड़ दो, वैसे भी देखो मैं 1 सेकंड में इसे मार के आ जाऊंगा। और ये कहने के बाद वो हम लोग हीरो को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो देखने के बाद फैंग तो बहुत ही खुश हो जाता है, जहाँ पे वो कहता है अरे आओ, वैसे भी मैं थोड़े दिन से यहाँ पे कल्टिवेट कर रहा था और मेरा पाव ना थोड़ा सा बढ़ चुका है और अभी देखता हूँ कि फाइट में मैं कितने देर तक टिकता हूँ। फैंग का ऐसा वैसा बात सुनने के बाद वो पहले वाला बंदा तो यहाँ पे अपना ब्लड कल्टिवेशन क्यूआई को यूज करते हैं, जिसके चलते ना उसके आसपास एक ब्लड का ऑरा आ जाता है। और ये देखने के बाद दूसरा वाला बंदा कहता है अरे देखो बंदा अभी तुम मरने वाले हो, क्योंकि ये एक पिंसर अटैक है और अगर ये तुम्हें लग जाए तो तुम्हारा बचने का एक दूसरा भी चांस नहीं है। लेकिन इस पिंसर अटैक को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद भी तो फैंग की जगह पे खड़ा होता। और तभी ना फैंग के सामने जब वो अटैक आता है अचानक से तो अटैक गायब भी हो जाता है ना। इसी मौके का तो फायदा उठते हैं फैंग ना उसी एसेसिन के मुंह के ऊपर एक जबरदस्त पंच जड़ देता है, जो लगने के बाद बेचारा तो नीचे जाके गिर जाता है। लेकिन देखने के बाद तो ये था बेचारे का ना फैंग के एक ही पंच से खेला खत्म हो गया था। और ये देखने के बाद उसका दूसरा वाला ब्रदर कहता है अरे भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी करके उठ जाओ ना। और इसे मरते हुए देखने के बाद फैंग तो सोच रहा था कि मुझे ना नेक्स्ट टाइम से मेरा पंच को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं था कि मेरे एक पंच से ये बंदा टपक जाएगा, तो मैं ऐसे थोड़े ही मारता। दूसरी ओर फैंग का ऐसा पावर देने के बाद बेचारा जो दूसरा वाला बंदा था उसका आग तो बाहर ही आने वाला था। तभी ना यहाँ पे फैंग हंसते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे पास आने वाले हो या फिर मैं तुम्हारे पास जाऊं, जल्दी करो मेरे पास ना टाइम नहीं है। जो सुनने के बाद दूसरा वाला बंदा तो यहाँ पे डर जाता है। लेकिन तभी ना वो गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हो मेरे भाई को मारने का, देखो अभी मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ करता हूँ। जिसपे तो फैंग कहता है अरे देखो तो मुझे लगा था ये देखने के बाद तुम भाग जाओगे, लेकिन तुम अभी मेरे साथ फाइट करने वाले हो, चलो चलो जल्दी करके आओ, वैसे भी तुम्हारे साथ फाइट करते हैं ना मेरा ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अचानक से ना वो बंदा भागते हुए कहता है कि मेरे पास ना अभी टाइम नहीं है, लेकिन मैं बाद में मेरा जो बदला है वो लेने के लिए जरूर आऊंगा। जो सुनने के बाद जाओ कहता है अरे तुम पहले मेरे जंगल से भाग तो लो, उसके बाद तुम वापस आना। तो फैंग अपने मन में ही सोच रहा था मुझे ना झटपट करके उसी बंदे का पीछा करना पड़ेगा, उसे पकड़ने के बाद मुझे पता करना पड़ेगा कि कौन बंदा है जो मुझे मारने का सुपारी दिए जा रहा है। और इसी के साथ बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग बाहर आने के बाद आसपास ढूंढ रहा था। लेकिन तभी ना उसे पीछे से किसी के चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। पर पीछे मुड़ने के बाद उसे पता चलता है अरे देखो तो ये और कोई नहीं, वही दूसरा बंदा था जिसे ना हम लोग फैंग ढूंढ रहा था और जिसका हालत ना यहाँ पे सच्ची में बहुत ही बुरा था, जिसके सामने तो एक चक्कू और जिसके पीछे तो एक तिल लगा हुआ था। लेकिन तभी ना वो बंदा सामने आते हुए धर्राम करके नीचे गिर जाता है। और यहीं पर बहुत सारे बंदे को दिखाए थे जो कि मसल वसल लेके भागते हुए आ रहा था और चिल्लाते हुए कह रहा था कि जल्दी करो जल्दी करके ना उसी चोर को पकड़ लो, पता नहीं वो चोर कहाँ जा चुका है। और ये कहने के बाद सब तो यहाँ पे हम लोग जा को घेर के बैठ जाता है। और ये सब देने के बाद फैंग तो सोच रहा था कि ये सब मेरे साथ हो गया रहा है। लेकिन तभी ना यहाँ पे पीछे से किसी का एंट्री होता है और तभी हम लोग को पता चलता है कि ये और कोई नहीं हम लोग का प्यारा लैंग था। और जिसे यहाँ पे देखने के बाद फैंग तो कहते अरे देखो तो बबुआ लैंग, बहुत दिन बाद तुम्हारे साथ मुलाकात हुआ, वैसे भी तुम्हें पता है ना तुम्हारा स्वर्ण कृष्ण सच्ची में बहुत ही अच्छा था। लेकिन लैंग तो इसे इग्नोर करते हुए कहता है कि फैंग बबुआ ये तुमने क्या कर दिया, इतने सारे लोगों के सामने तुमने किसी का कत्ल कर दिया और अभी तो यहाँ पे मेरा मास्टर भी है। और यहीं ना एक बंदे को देखने के लिए मिलते हैं जो कि अभी उसे मरे हुए बंदे से एक चक्कू उठाते हुए कहता है अरे देखो तो फैंग तुमने यहाँ पे कितना बड़ा गलती कर दिया। इसी के साथ हम लोग इसी बंदे के बारे में बताया था जो कि फैंग मैंग सिटी का लॉर्ड था और इसी के साथ साथ हम लोग का लैंग का मास्टर भी। यहाँ पे देखने के बाद अभी हम लोग फैंग तो भूल लेते हैं आप तो चैंग फैमिली से हो, तो आप यहाँ पे लैंग का क्यों मदद कर रहे हो। जिसपे मास्टर कहता है बबुआ तुम अभी बहुत छोटे हो और इसके बारे में तुम्हें ना पता चले तो ये अच्छा। और इसके साथ तो बाकी बंदे से कहता है कि जल्दी करो जाके फैंग को दबज लो। और ये सुनने के बाद ही बाकी सारे बंदे तो सच्ची में फैंग को जाके दबज लेते हैं। बंदा तो फिर से यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि मैं चलो तुम्हें मरने से पहले बता देता हूँ तुम्हारा जो फियांसे था वो सिर्फ और सिर्फ मून एम्ब्रॉयडल पैलेस को ज्वाइन ही नहीं किया, वो तो अभी थर्ड प्रिंस के साथ शादी भी करने वाली है। और अभी तुम बताओ तुम मेरे जगह पे होते तो तुम क्या करते बबुआ। और जो सुनने के बाद हम लोग फैंग तो बहुत ही गुस्सा होता है, जहाँ पे गुस्से के साथ वो कहता है एक बात तो मुझे छूटने दे बंदे, देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। लेकिन तभी ना लैंग तो उसके मास्टर से कहता है कि मास्टर अभी इस फैंग का क्या कह जाए। तो उसका मास्टर तो यहाँ पे हंसते हुए कहता है
कि चलो जल्दी करके ना फैंग को यहाँ पे खेला खत्म कर दो। ये वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को फैंग को दिखाया जाता है जिसे ना सिटी लॉर्ड ने तो पकड़ के अभी एक सेल के अंदर रखा हुआ था, जहाँ पे तो बेचारा फैंग अपने मन में सोच रहा था कि उसे पता नहीं था ये सिटी लॉर्ड ना लैंग का मास्टर निकलेगा। लेकिन तभी ना फैंग को तो ऐसा लगता है कि मानो उसके सेल के अंदर ना कहीं और से कोई तो आ रहा है, जो समझने के बाद अभी फैंग पूछते हैं अरे कौन है रे, और तभी हम लोग को पता चलता है ये बंदा तो और कोई नहीं रे बटला लाल था, जो कि एक छोटा सा छेद करके अभी सेल के अंदर आ चुका था। जिसे ऐसे यहाँ पे आते हुए देखने के बाद हम लोग का फैंग बेचारा तो चौंक जाते हैं, क्योंकि उसने तो कभी सोचा भी नहीं था उसे बचाने के लिए ना और कोई नहीं उसका बिल्ला रहेगा, जिसके पास तो इतू सा भी कल्टीवेशन नहीं था। जो अंदर आते ही फैंग को डांटते हुए कहते हैं कि मास्टर आपने ये फिर से क्या काम कर दिया, वैसे भी मैंने आपको बोला था ना कि ऐसा वैसा काम करने से पहले थोड़ा सा सोचा करो। जिसके रिप्लाई देते हुए तो अभी फैंग कहता है अरे ऐसा भी मैंने क्या कर दिया कि जिसके लिए तुम मुझे डांटने के लिए यहाँ तक आ चुके हो। तो बदला साहब तो फैंग के पास जाते हुए आहिस्ता से कहते हैं कि सच्ची में एक मास्टर आपको इतू सा भी पता नहीं, वैसे भी अभी तो पूरी सिटी में यही चर्चा चल रहा है कि आपका जो मंगता था ना स्वांग, वो तो अभी थर्ड प्रिंस के साथ शादी करने वाली है। और ये सुनने के बाद तो आप गुस्से में आके रॉयल प्लेस के बहुत सारे बंदे को टपका चुके हो, और जिसके चलते तो कल सुबह ना आपको मार दिया जाएगा। जो सुनने के बाद अभी तो फैंग कहता है कि देखो तो एक बंदे को मारने के लिए ये लोग यहाँ पे कितने सारे प्लान करके बैठे हुए हैं। जहाँ पे तो फैंग में जो अपने मन में सोचता कि उसे लगा था ये जो सिटी लॉर्ड है ना वो तो अभी फैंग से जो मेडिकल गार्डन है या फिर जो क्रिस्टल माइन है वो मांग के बैठेगा ना, कि देखो ये लोग तो इसे मारने के पीछे पड़े हुए हैं ना। ये लोग भूल रहे हैं कि हम लोग फैंग तो ये फैमिली से है, और ये फैमिली ना सच में बहुत पावरफुल फैमिली है। और अगर अभी वो जाके किंग से कहे ना कि इसमें तो उसका कोई गलती नहीं, बाकी सारे बंदे तो फैंग को फंसा रहे हैं, तो सिटी लॉर्ड के साथ साथ उसका स्टूडेंट ना यहाँ पे गुस्सा करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी ना बटलर साहब तो चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि अरे यंग मास्टर आप क्या सोच रहे हो, वैसे भी हम दोनों के पास ना सोचने का ज्यादा टाइम नहीं है, किसी भी मोमेंट ना वो बाकी सारे गार्ड तो यहाँ पे आ सकते हैं, जल्दी कीजिए मेरे साथ इसी छेद से बाहर चले चलिए। हम लोग का फैंग तो ठहरा प्रोटोगनिस्ट को कहते हैं ना वो ना किसी कायर की तरह ऐसे पीठ दिखाकर तो भागने नहीं वाला। तो ये फैमिली का यंग लॉर्ड है, अगर वो यहाँ से निकला तो अपने सर को ऊंचा करके ही निकलेगा। और अभी अपने यंग मास्टर का ऐसा बात सुनने के बाद तो बटलर सब चिल्लाते हुए कह रहे हैं अरे यंग मास्टर ऐसा जिद्दी मत बनिए, वैसे भी कल सुबह ना आपको मार दिया जाएगा, इससे अच्छा होगा आप ना मेरे साथ भाग चलिए। लेकिन उल्टा फैंग उसी के पीछे लात मारते हुए कहते हैं कि जल्दी कर यहाँ से निकल जाए, वैसे भी अभी बाकी सारे गार्ड आने वाले, अगर वो लोग यहाँ पे आके तुझे देख लेना तो पता नहीं तेरे साथ तो वो लोग क्या कुछ ना कर देंगे। और होता भी ऐसा है जहाँ पे तो दोनों के दोनों गार्ड यहाँ पे आ जाते हैं, जो आने के बाद तो आपस में बात कर रहे थे कि देखो तो हम लोग ना इसके बारे में बेकारी सोच सोच के परेशान हुए जा रहे थे। और ये बना फैंग तो घास फूस से वो जो छेद था ना जिसके अंदर से बटलर लाल अंदर आया था उसे तो बंद कर दिया था। तभी ना फैंग तो अपने पास से जो ये फैमिली का वार्ड टोकन था उसे बाहर निकलते हुए सोच रहा था कि अभी ना मुझे तो इसे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, वैसे भी मेरे सामने और कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो सिटी लॉर्ड के साथ साथ चेंग फैमिली और लिन फैमिली भी मेरे खिलाफ हो चुके हैं, और इसी के साथ तो फैंग उसी वार्ड टोकन को यूज करता है जो कि और कुछ नहीं छोटू सा फ्लेयर गन था, और जिसे चलाने के बाद ना बहुत सारे एलाइट फोर्स अपने रास्ते में जितने सारे बंदे थे सबको मारते हुए तो फैंग को बचाने के लिए आ जाते हैं। और जहाँ पे हम लोग का फैंग बचे तो बैठे बैठे इस सब कुछ का मजा ले रहा था। और तभी ना उसी एलाइट फोर्स का जो लीडर था फैंग को यहाँ पे ग्रीट करते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर हम सब आपको बचाने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। और इसी के साथ हम लोगों ने एक दिन सुबह का सीन दिखाया था जहाँ पर एक बंदा रो रहा था, जिसे ना बटलर साहब मारते हुए कहता है अरे बंदा तुम तो ऐसे रो रहे हो मानो हम लोग यंग लॉर्ड तो अभी टपक ही चुके हैं। लेकिन मैं तुम लोगों को कब से कहा जा रहा हूँ कि हम लोग यंग लॉर्ड तो अभी तक जिंदा है, मैं उसके साथ ना कल रात ही को तो मुलाकात करके आया था। लेकिन तभी ना एक जगह पे तो बहुत सारे बंदे को दिखाए थे, और उन्हीं में से एक बंदा तो यहाँ पे चिल्लाते हुए गया था अरे देखो तो यहाँ पे किसका लाश लटक रहा है। और अभी ना ये वाला लाश जो लटक रहा था इसे देखने के बाद तो बेचारा बटलर लाल के साथ साथ बाकी सारे बंदे सोचने लगे कि ये तो उन लोगों का ही यंग लॉर्ड है, और ये सोचने के बाद बेचारे तो यहाँ पे फूट फूट के रोने लगते हैं। और तभी ना यहाँ पे एंट्री लेता है हम लोग का प्रोटोगनिस्ट फैंग, जो यहाँ पे आने के बाद तो कहता है अरे बटलर साहब आप यहाँ पे रो क्यों जा रहे हो, अगर मुझे पता होता कि सिटी लॉर्ड आपका कोई लगता है तो मैं थोड़े ही से ऐसे मार देता। और ये वो लोग जब देखते कि उसका यंग लॉर्ड दोनों के साथ बात करे तभी ना वो लोग पीछे मुड़ने के बाद देखते अरे देखो तो उन लोग का यंग लॉर्ड यहाँ पे जिंदा है। जिसे अपने सामने देखने के बाद सारे के सारे बंदे सब मिलकर तो अभी फैंग को ना जादू के झप्पी देना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे ये जादू की झप्पी पाने के बाद तो फैंग कहता है अरे मुझे पता है तुम लोग ना सच में बहुत खुश हो, लेकिन इतना खुश मत हो जाओ कि मैं ही यहाँ पे टिपक जाऊँ। और तभी ना हम लोग अच्छे से देखने के बाद तो पता चलता है ये बंदा जो लटक रहा था ना ये तो और किसी का नहीं सिटी लॉर्ड का इलाज था। जो देखने के बाद अभी बटलर लाल तो पूछ बैठते हैं कि यंग मास्टर आपने ये अकेले कैसे कर लिया, वैसे भी ये सिटी लॉर्ड है, इसे मारना तो इतना छोटा काम नहीं है। जिसके रिप्लाई में तो अभी हम लोग का फैंग ना उसी ये फैमिली का जो वार्ड टोकन था उसे बाहर निकलते हुए कहते हैं मैंने तो इसका हेल्प दिया, वैसे भी ये काम ना सच में बहुत ही मुश्किल था। और अभी ना ये वाला टोकन तो फैंग के पास देखने के बाद बटलर साहब चौंक जाते हैं, क्योंकि ये वाला टोकन तो बैटरी के पास हुआ करता है। लेकिन तभी ना फैंग तो यहाँ पे थोड़ा सा उदास होते हुए कहते हैं कि बोलना पड़ेगा ये चीज ना बहुत ही तगड़ा था, इसे किंग ने मेरे पापा को जो दिया था, और इसे ना सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, और अभी ये सच्ची में मेरी जिंदगी के ऊपर आ गया था, इसीलिए तो मैंने इसे इस्तेमाल किया था। लेकिन तभी ना बटलर साहब तो यहाँ पे पूछ बैठते हैं कि यंग मास्टर मैं तो ये सब कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन इस सब मुश्किल के जर ये लैंग गया तो गया किधर, क्या वो भाग चुका है? जिसपे तो अभी हम लोग का फैंग कहता है ओ तुम इसके बारे में बात कर रहे हो, चलो ना मैं उसके साथ तुम्हें मुलाकात करवा देता हूँ।
बस वे बच्चे का तो अभी मास्टर टपक चुके हैं, अभी उसका क्या ही हो सकता है। और इसी के साथ हम लोग बेचारे हान को दिखा रहे हैं जो ना अभी बटला लाल के बना हुआ छोटा सा छेद के अंदर तो घुसा हुआ था, और जिसके ऊपर ना बाकी सारे बंदे मजे के साथ टमाटर और अंडों का बरसात किया जा रहा था। और अभी तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद दो बंदा कहता है कि हाँ वो ना ये सब कुछ मानते हैं, वैसे भी सब कुछ के पीछे ना उसी का हाथ था, अभी तो उसे जाने दो। और जो ना यहाँ पे सच में बहुत ही मस्त दिख रहा था। और जिसे ऐसे देने के बाद बटला साहब तो जोर जोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अरे एक मास्टर आपने इसे जिंदा काय को छोड़ दिया, वैसे भी अगर मैं आपके जगह होता ना तो मैं कब का इसका खेला ही खत्म कर देता। तो फैंग बचुआ तो कहते हैं कि अरे बच्चे तुमने ही तो थोड़ी देर पहले मुझे कहा था कि सोच समझ के काम करो, और अभी देखो तो तुम कैसे बात किए जा रहे हो। वैसे भी तुम्हें पता है ना अभी इसका सिस्टर थर्ड प्रिंस के साथ शादी करने वाला है, और अगर मैं इसे मार देता हूँ तो मेरे लिए ना यहाँ पर बहुत ही बड़ा बकरा खड़ा हो जाएगा, और इसीलिए तो मैं इसके साथ जो भी मर्जी कर सकता हूँ लेकिन इसे ना मार नहीं सकता। और अपनी एक मास्टर की ये वाला बात सुनने के बाद तो बटलर साहब के साथ साथ ना बाकी सब बंदे तो डेविल लुक देते हुए कहते हैं कि एक मास्टर आप यहाँ पे सही करो कि हम लोग ना इसे मार नहीं सकते, लेकिन इसके साथ जो मर्जी हो तो कर सकते हैं। और अभी अपने आंखों के सामने ये सीन देखने के बाद ना फैंग तो थोड़ा सा डरते हुए कहते हैं, अरे तुम लोग यहाँ पे करने क्या चाहते हो। तो बटलर साहब तो यहाँ पे हंसते हुए कहते हैं, अरे यंग मास्टर आप यहाँ पे इतनी सा भी टेंशन मत करो, वैसे भी हम लोग ना इसे मारने नहीं वाले, इसे थोड़ा सा पेट पीट के ना पेट उलाल ही करेंगे। जिन्हें ऐसे अपने तरफ बढ़ते हुए देने के बाद तो बेचारा लैंग समझ गया था कि उसके साथ ना आज यहाँ पे क्या होने वाला है। और इसी के साथ दूर दूर से ना लैंग बेचारे का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है, यानी कि इसका ना अच्छे से कुटाई हो रहा है। जहाँ पे बेचारे का कुटाई कंप्लीट हो जाने के बाद ना कुछ ऐसा दिख रहा था, जहाँ पे तो बच्चों रोते हुए सोच रहा था कि आजकल ना सच में भलाई का तो जमाना ही नहीं, मैंने तो अपने गलती को यहाँ पे मान लिया, लेकिन फिर भी देखो तो मुझे ये लोग कितने ही पीटे जा रहे हैं। और इसी के साथ रात हो जाता है, जहाँ पे तो बच्चा अभी तक वहीं पर ही लटका हुआ था, जो यहाँ पे सोच रहा था कि पता नहीं उसके साथ अभी क्या होने वाला है। लेकिन तभी ना लैंग के सामने तो यहाँ पे और भी दो तीन बंदे आ जाते हैं, जिन्हें हमने तरफ आते हुए देने के बाद तो जनाब सोच रहा था कि सुबह का डोज अभी उतरा नहीं और बंदे यहाँ पे मुझे डोज देने के लिए आ गए। लेकिन तभी वो देखते हैं कि ये लोग ना उसे डोज नहीं, डायरेक्ट उसका खेला ही खत्म करने के लिए आए थे। और उन्हीं में से बड़ा सा हट्टा कट्टा बंदा सामने आते हुए अपने एक्स से तो बेचारे हान के ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये देखने के बाद बेचारा तो इतना समझ ही गया था कि वो भी ना आज अपने मास्टर के पास ही जाने वाला है। लेकिन तभी ना यहाँ पे देख चौंकाने का चीज घटते हैं, जहाँ पे ना जो अटैक उसके तरफ आ रहा था वो तो डायरेक्ट जाके उसके हथकड़ी में लग जाता है, और जिसके चलते बेचारे का हाथ तो अभी फ्री हो चुका था। और तभी ना उन्हीं में से एक बंदा सामने आते हुए कहता है कि उसे ना लैंग को बचाने के लिए थर्ड प्रिंस ने भेजा है, और इसीलिए तो इसको बचाने के लिए आज यहाँ पे वो आया है। और अभी बच जाने के बाद लैंग तो कहता है, आपका ना सच में बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप यहाँ पे ना आते तो पता नहीं मेरे साथ आज क्या कुछ ना हो जाता। लेकिन तभी ना लैंग तो एक डरावना लुक देते हुए कहते हैं, वैसे भी आपको यहाँ पे थर्ड प्रिंस ने भेजा तो आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए ना, आप जाके ये फैमिली है उसे खत्म कर दीजिए। जिस पे तो बंदा हंसते हुए कहता है कि उसका काम था लैंग को यहाँ से वापस ले जाना, ना कि किसी का खात्मा करना। और ये सुनने के बाद दो लैंग कहते हैं कि क्या होगा अगर मैं आपको मेरा जो स्पिरिचुअल माइंड है उसके साथ साथ फैंग का जो गार्डन है वो भी दे दूं, तब भी क्या आप उसको मारने के लिए नहीं जाओगे। और यहाँ पे लैंग का ये वाला बात सुनने के बाद दो बंदा हंसते हुए कहता है, अरे बच्चे तुम्हें ना ऐसा बात तो पहले करना चाहिए था। और इसी के साथ तो जनाब अपने बॉडी गार्ड हान और साहब से कह देते कि जाओ जाके ना ये फैंग नाम के बंदे को मार के झटपट करके चले आओ। और जो दोनों के दोनों बंदे ना अपने बॉडी स्ट्रेंथ के थर्ड लेवल पे थे, और दूसरे और हम लोग का फैंग बेचारा तो अपने कीवाई और ब्लड कल्टीवेशन में ही था। और इन दोनों को ऐसा जाते हुए देने के बाद लैंग तो समझ ही चुका था कि आज ना फैंग का तो खेला खत्म हो चुका है, वैसे भी फैंग को ना आज कोई भी बचा नहीं सकता। और इसी के साथ हम लोग ये मेंशन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग का फैंग बचुआ यहाँ पे सोया होता है, जिसके पास ना और कोई नहीं उसे लड़की सोया होता है, जो कि अपने आप को ना यहाँ पे लड़का कहता है। और अगर आप लोगों को इसके नाम के बारे में पता है तो नीचे कमेंट करके बताओ, वैसे भी मैं ना इसका नाम को सच्ची में भूल चुका हूँ। लेकिन तभी ना फैंग को तो कुछ अलग लगता है, और इसी के साथ वो अपने मैजिक आई का यूज कर लेते हैं, जहाँ पे यूज करने के बाद उसे तो पता चलता है कि देखो तो यहाँ पे दो बंदा हम लोग फैंग को मारने के लिए आ चुके थे। और जो समझ जाने के बाद फैंग तो अपने हाथ का रस्सी को तोड़ते हुए बाहर की तरफ आ जाते हैं। दूसरी ओर ना बाकी दोनों के दोनों ये देख लेते हैं कि अरे देखो तो यहाँ पे फैंग ना बाहर आ चुका था। और ये देखने के बाद बड़ा वाला हंटर ना फिर से अपने एक्स को निकलते हुए फैंग को मारने के लिए तो आगे चला जाता है, और इस बार ना बहुत ही आसानी के साथ एक ही स्वाइप में फैंग का जो गला था उसे तो धड़ से अलग कर देता है। और मारने के लिए तो यहाँ पे दो बंदे आए थे, लेकिन बेचारे दोनों के दोनों ही ना यहाँ पे फैंग समझ के तो फैंग के पुतले का ही खेला खत्म कर देते हैं। और इसी के साथ हम लोग को फैंग को दिखाया जाता है, जो कि ना अभी तो बहुत सारे फलवल लेके ना घोड़े का सवारी करते हुए कहते हैं कि अरे देखो तो तुम दोनों के यहाँ पे मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन बचुआ एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या लगा था कि मुझे मारना इतना आसान होगा? आए मुंह उठा गया और मुझे मार के चले गए, चलो बाद में कभी मिलते हैं। और ये कहने के बाद फैंग तो यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। और अभी तो ये सब कुछ सुनने के बाद दोनों के दोनों बंदे तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं, ये बच्चे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ हम लोगों के साथ मजाक करने का, देखो अभी हम लोग ना तुम्हारे साथ क्या कुछ ना करते हैं। दूसरी ओर फैंग बचुआ तो भागते हुए अपने मन में सोच रहा था कि मुझे ना झटपट करके यहाँ से बहुत दूर भाग के जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पीछे वाला जो दोनों बंदा है ना, दोनों का लेवल तो मुझसे बहुत ही ज्यादा है, और इसीलिए तो मैं अपने घर में ना इन दोनों के साथ तो फाइट नहीं कर सकता। और अभी तो फैंग को ऐसे दुम दबा के भागते हुए देने के बाद ना जो बड़ा वाला हंटर था वो तो कहता है, अरे देखो तो ये बंदा सच में बहुत ही बेवकूफ है, कहा मुझे लगा था कि अभी ना हम लोग का जो
जो भांडा है वो तो फूट चुका है और अभी ये बच्चा ना किसी को तो मदद करने के लिए बुला लेगा, लेकिन देखो तो कैसे ये बंदा भाग रहा है। क्या इस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि ये ना हम लोग हाथ से भाग के कहीं पे जा भी पाएगा। और ये कहने के बाद दोनों को दोनों एसेसिन ना बेचारा फैंग का तो पीछे करने लगता है। पर ये देने के बाद फैंग बच्चों तो अपने पास से कुछ चीज को पीछे की तरफ छिड़क देता है, जो ना डायरेक्ट जाके दोनों के दोनों बेचारों के आंख में लग जाता है। और अभी तो जो लग जाने के बाद ना दोनों के दोनों तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे बच्चे तूने ये क्या फेंक दिया, अभी हम लोग अपना आंख को खोल क्यों नहीं पा रहे हैं। जिसमें तो फैंग बच्चों अपने मन में ये सोच रहा था कि अरे आप लोग अपना आंख को खोल भी कैसे पाओगे, ये कोई ऐसा वैसा चीज थोड़ी है, ये जो हेबेली फ्रूट है उसी का पील का पिसा हुआ टुकड़ा है और इस चीज को ना किसी और ने नहीं मैंने बनाया, यानी कि पील एम्पर ने बनाया। और ये वाला चीज किसी के अगर आंख में लग जाए ना, उसका कल्टीवेशन बेस कितना भी ज्यादा हो वो तो 2 से आधा घंटे के लिए ना यहाँ पे तो अंधा ही बन जाएगा। लेकिन दूसरी और मुझे तो देखो मेरे पास ना अपना खुद का हेडलाइट है। और ये कहने के बाद फैंग बच्चों तो अपना जो हेबेली आया है उसका यूज करने लगता है, जिसके चक्कर में तो उसे सब कुछ एकदम क्लियर देखने लगता है। पर तभी ना फिर से उन्हीं 2 एसेसिन को दिखाया था जो कि ना फैंग के रास्ते में ना एक बहुत ही बड़े से पेड़ के ऊपर तो चढ़ के बैठे हुए थे। और अभी तो फैंग को नीचे से जाते हुए देने के बाद ना दोनों के दोनों ना जंप करते हुए तो फैंग के ऊपर तगड़ा अटैक कर देता है। ये वाला अटैक इतना जोरदार था ना, ये तो बाहर से भी दिख रहा था कि जंगल के अंदर ना कुछ तो मंगल हो रहा है। तभी ना तो फैंग को दिखाया था जो ना कैसे तैसे तो सड़क से बचते हुए सोच रहा था, अरे हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि उसे तो अच्छे से पता है कि ये दोनों के दोनों एसेसिन तो इतने देर तक अंधे हो चुके हैं, लेकिन अगर ये लोग अंधे हो गए तो अभी तो फैंग का पीछे ये लोग कैसे कर रहे हैं। लेकिन तब भी ना जो बड़ा वाला हंटर था वो तो अचानक से फैंग का जो घोड़ा था उसे पकड़ते हुए कहता है कि जल्दी करके आओ, मैंने ना बच्चे को पकड़ लिया। जिसपे तभी उसका दोस्त कहता है कि घंटा तूने बच्चे को पकड़ा है, तूने जिसको पकड़ा है ना वो तो बच्चे का घोड़ा है। और अभी तो ये देने के बाद फैंग बच्चे तो इतना समझ ही चुका था कि हाँ ये दोनों के दोनों बंदे तो अंधा हो चुके हैं। और उसे तभी ऐसा भी लग रहा था कि ये दोनों ना उसके स्मेल को फॉलो करते हुए यहाँ पे आ चुके हैं। और अभी तो वैसा ही होता है जहाँ पर ना दोनों के दोनों एसेसिन ने अपना हंटिंग स्किल का यूज करते हुए आसपास से तो फैंग का स्मेल लेने लगते हैं। तभी ना छोटा वाला हंटर तो अपने दोस्त से कहता है कि अरे दोस्त मुझे वो बच्चा मिल चुका है और वो बच्चा ना और कोई नहीं हम लोग का आगे खड़ा हुआ है। और ये कहने के बाद दोनों के दोनों ही तो फैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। और अभी तो ये देने के बाद ना बेचारा फैंग तो यहाँ से फिर से भागने लगते हैं और भागते हुए सोच रहा था कि आज ना हो बच्चा तो मर ही चुका है, क्योंकि ये दोनों के दोनों तो हंटर है और हंटर होने के साथ साथ ना दोनों का कल्टीवेशन तो फैंग से बहुत ही ज्यादा है और इन दोनों के हाथ से बचना ना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। पर तभी ना फैंग के दिमाग में तो बहुत ही अच्छा आइडिया आता है और इसी के साथ ना वो अभी जो कपड़ा है उसे तो फाड़ के आसपास फेंकने लगते हैं ताकि उसका खुशबू ना हर तरफ यहाँ पे फैल सके। लेकिन जो छोटू सा हंटर था ना वो तो ये समझ जाता है और इसी के साथ कहता है कि बच्चा बोलना पड़ेगा, तुम इतना बेवकूफ नहीं हो, लेकिन अभी ना ये करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम तो अभी मरने वाले हो। तभी ना अचानक से तो फैंग आगे जाते हुए रुक जाते हैं और इसी के साथ वो तो कहता है कि पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे आ गया, लेकिन बोलना पड़ेगा सामने का नजारा ना बहुत ही अच्छा है। और इसी के साथ सामने का नजारा दिखाने पे हम लोगों को पता है कि उसके सामने तो मिस्टी फॉरेस्ट आ चुका है जहाँ पे ना इंसानों का जाना तो मना है क्योंकि ये तो एक फॉरबिडन लैंड है। और ये देने के बाद तो अभी फैंग बच्चा सोच रहा था कि मैं भागते भागते कब यहाँ पे आ गया, मुझे तो इतना सा भी पता ना चला। और तभी ना पीछे से तो दोनों के दोनों हंटर आ गया तो ये कहते हैं कि बच्चा क्या हुआ, रुक क्यों गए, वैसे भी अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो जा सकते हो, वहाँ पे ना बहुत खतरनाक चीज है जो ना इंसानों को तो तरफा तरफा के मारता है। और ऐसा भी कुछ मॉन्स्टर है जो तो इंसानों को ना जिंदा खा लेता है। उससे अच्छा होगा बच्चा तुम हम लोग के पास आ जाओ, हम लोग ना तुम्हें एक ही झटके में मार देंगे। लेकिन तभी ना फैंग तो अचानक से अपने हाथ में हेबेली फ्रूट को तोड़ते हुए कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं इतना डरपोक हूँ, क्या मैं सामने जा नहीं सकता। और ये कहते हुए तो हाथ ना नीचे की तरफ तो छलांग लगा देता है। और यहाँ पे फैंग को नीचे गिरते हुए देने के बाद ना दोनों के दोनों बंदे तो आपस में सोच रहे थे कि सच्ची में ये बच्चा क्या पागल है, क्या ये बच्चे अपने आप को इस कहानी का हीरो समझते हैं जो कि नीचे गिर जाएगा उसके बाद ना फिर से जिंदा हो जाएगा। ये बच्चे ना सच में बहुत ही डरपोक है। और ये कहने के बाद दोनों के दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर फैंग को दिखाते हैं जो कि ना यहाँ पे तो हंसते हुए कहता है कि सच्ची में मैं ना यहाँ पे बहुत पछता रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे ये सोच के पछता रहा हूँ कि मैं ना यहाँ पे पहले आया क्यों नहीं। लोगों फैंग यहाँ पे पछता रहा था क्योंकि ये वाला जंगल ना है अल्केमिस्ट के लिए ना जन्नत के बराबर है और हम लोग फैंग तो एक अल्केमिस्ट है ना। और अभी तो अपने सामने इतना सारा हार देखने के बाद ना फैंग बच्चों तो यहाँ पे पागल ही हो गया था। इसी के साथ कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे तो फैंग बच्चों सोच रहा था कि ये जो जंगल है ना पूरा का पूरा तो जहरीले गैस से भरा हुआ है, लेकिन मैंने भी तो ये सोच रखा था कि यहाँ पे ना कभी तो आऊंगा, इसलिए तो इसका एंटीडोट मेरे पास था। और अभी एंटीडोट ना हो 1 से 2.5 घंटे तक तो काम तो चला देगा। लेकिन जो भी अभी तो उन दोनों हंटर को तो ऐसा लगेगा कि हम लोग का फैंग बच्चों तो अभी तक मर चुका है। और इसी के साथ फिर से 2 घंटे बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ना फैंग ने तो बहुत सारे हार्ब को कलेक्ट कर लिया था। जहाँ पे इसे कलेक्ट करने के बाद अभी तो हान कहता है कि देखो तो मैं कैसे घर में बैठा हुआ था और ये लोग ना कितने दिन से मेरा यहाँ पे इंतजार किए जा रहे थे। तभी ना फैंग के पीछे तो कुछ चीज गिर जाता है जहाँ पे पीछे मुड़ने के बाद ना फैंग तो चौंक देता और कहते हैं अरे ये वाला चीज यहाँ पे कैसे आ गया। तभी ना यहाँ पे तो फैंग को याद आ जाता है कि अरे देखो तो उसने तो थोड़ी देर पहले मॉन्स्टर भगाने का एक दवाई बनाया था, अभी लगता है ये खाने के बाद ना बच्चा तो यहाँ पे लेट चुका है। और तभी ना फैंग के दिमाग में तो बहुत ही धांसू आइडिया आता है जहाँ पे तो वो सोचता है कि अरे मैंने तो सोचा था कि मैं उन दोनों हंटर के साथ ना यहाँ पे लड़ाई ना कर पाऊंगा, लेकिन अभी देखो तो ये वाला चीज ना खुद ही तो चल के मेरे पास आ
आ चुके हैं और अब इसके बदले लेकर मैं बहुत ही आसानी के साथ दोनों के दोनों का ही खेला खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पे तो सच्ची में दोनों के दोनों हंटर ना अभी तो हम लोग को फैंग बचुआ को ढूंढने के लिए आ चुका था और तभी ना इन दोनों को तो फैंग दिख जाता है जिसका बॉडी ना बहुत ही पूरी तरीके से जख्मी होने के बाद एक पेड़ के ऊपर तो लटक रहा था। और ये देखने के बाद ना छोटा वाला हंटर तो कहता है उससे तो लगता है इस बेचारे बच्चे को ना बहुत सारे मॉन्स्टर ने तो दौरा दौरा के मारा है। और इसी के साथ बड़ा वाला हंटर तो कहता है कि अभी हम लोग कर भी क्या सकते हैं, चलो झटपट करके ना बच्चे का जो गला है इसे काट के हम लोग मालिक के पास ले जाते हैं। लेकिन तभी ना हाथ तो अचानक से उड़ने के बाद ना इन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं जहाँ पे तो दोनों के दोनों किसी तरीके से इस अटैक से बच जाते हैं। और यहाँ पे तो फैंग को जिंदा देखने के बाद ना जो पहला वाला हंटर था वो तो कहता है अरे देखो तो ये बच्चा अभी तक जिंदा है, मुझे तो लगा था कि अभी तक मर चुका होगा। पर तभी ना दूसरा वाला हंटर तो कहता है अरे बच्चा है मरा है उससे कुछ नहीं जाता, वैसे भी ये बंदा तो मरने वाला है और अभी ना इसके पास मौका था हम लोग को मारने का, लेकिन देखो तो इसमें भी ये नाकाम हो गया। जो सुनने के बाद अभी फैंग बचे तो हंसते हुए कहते हैं कि माना मैं ना एक QI और ब्लड कल्टिवेशन लेवल का बंदा हूँ, लेकिन क्या तुम लोग को सच्ची में ऐसा लगता है कि मेरा निशाना चुक चुका है? तुम लोग तो हंटर हो, तुम लोगों को पता ही होगा कि एक रेड ड्रैगन के ब्लड से अगर माजमा पेड़ को ठोका जाए तो क्या होता है। जो सुनने के बाद अभी दोनों के दोनों हंटर तो हंसने लगते हैं जहाँ पे तो पहला वाला हंटर कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या हम लोग को बेवकूफ दिखते हैं, हम लोगों से बिना एक रेड ड्रैगन पकड़ा ना जाएगा, क्या तुम उसे पकड़ भी सकोगे? जहाँ पे ना दूसरा वाला हंटर तो कहता है कि उसे तो पता है कि जो माजमा पेड़ है ना उसके ऊपर अगर ब्लड रेड ड्रैगन का ब्लड लग जाए तो इसके वजह से ना बहुत ऐसे खतरनाक गैस निकलता है और अगर जो तुम्हारे शरीर के अंदर चला जाए तो तुम्हारा कल्टिवेशन बेस जितना भी हो ना तुम्हारा आत्मा तो तुम्हारे बॉडी को छोड़ के चला जाएगा। तो हान बच्चे होते हंसते हुए कहते हैं कि चलो तुम लोग उतने बेवकूफ भी नहीं हो और अभी तो तुम लोगों को पता भी चल गया कि तुम लोग यहाँ पे कैसे मरने वाले हो। और इसी के साथ दोनों के दोनों हंटर भैया तो देखते हैं कि हाँ देखो तो यहाँ पे कुछ तो गैस आ रहे हैं जो ना सच्ची में बहुत खतरनाक है और अभी जो गैस तो उन लोगों के शरीर के अंदर घुस चुका है, यानी कि इन दोनों का तो खेला अभी खत्म ही होने वाला है। तभी ना यहाँ पे तो फैंग बचुआ कहता है कि उसका लगना सच्ची में बहुत ही अच्छा था, इसीलिए तो जंगल के अंदर आने के बाद ही उसे एक ब्लड रेड ड्रैगन मिल गया था। उसने थोड़ी देर पहले जो ड्रैगन छोड़ा था ना वो तो जाके उसी मेजमा पेड़ में घुस गया था और अभी जिसके चक्कर में तो यहाँ पे बहुत ही सुगंध गैस आ रहे हैं जिसके चक्कर में ना तुम दोनों तो मरने वाले हो। और अभी तो इतना सब कुछ सुनने के बाद ना दोनों के दोनों हंटर भैया तो इतना समझ चुके थे कि आज ना वो दोनों यहाँ से तो वापस नहीं जाने वाले। और इसी के साथ वो दोनों तो कहते हैं कि आज तो हम लोग मरेंगे लेकिन जाने से पहले ना बाबा तुझे तो अपने साथ ले जाएंगे। और ये कहने के बाद दोनों के दोनों हान को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये देने के बाद भी तो हम लोग एम से ना चुपचाप खड़ा हुआ था। और इसी के साथ वो कहता है कि हाँ तुम लोग ना थोड़ी देर पहले मुझे मार सकते थे लेकिन अभी ना उसके लिए बहुत देर हो चुका है। इसी के साथ बेचारे दोनों के मुंह से खून आते हुए तो दोनों के दोनों नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ दोनों बेचारे का तो खेला है फिर ही खत्म हो जाता है। और हाँ यही तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही हो नारा।